नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 10th का जो 10th नंबर वाला जो चैप्टर है जिसको हम कहते हैं सर्कल। आज के इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करने वाले हैं सर्कल की। दोस्तों आपने सर्कल के कई सारे शायद हो सकता है इसके पहले वीडियो देखे हो, लेकिन वहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर के सारा जो भी आपका एनसीईआरटी का जो भी मटेरियल होने वाला है वो सब हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कई सारी थ्योरम्स और साथ में उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है वो कैसे होने वाले हैं, उसकी लैंग्वेज भी हम सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, हम जब चैप्टर को समझते हैं तो हमें ध्यान है कि सर्कल हमारा चैप्टर का नाम है। सर्कल वैसे सभी ने देख रखे हैं, लेकिन इसके जो बेसिक टर्म्स हैं, इसमें जो बेसिक कुछ चीजें हैं जिसको अपन समझने वाले हैं, ताकि हम जब चैप्टर करें तो वहां पर अगर वो वर्डिंग यूज हो रही हो तो उस वर्डिंग में हम कंफ्यूज ना हो। तो आइए बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात अगर करें तो हमने सर्कल सभी ने देख रखा है कि भैया सर्कल कैसा होता है। तो सर्कल की डेफिनेशन शायद आप 9th में पढ़ करके भी आए हो कि भैया किसी सेंटर से, जब सेंटर से या हमारे पास एक कोई फिक्स पॉइंट होता है उससे अगर कुछ पॉइंट सेम डिस्टेंस पर अगर हो, तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, वो सारे पॉइंट का जो लोकस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। हम बात करें कि भैया सर्कल में हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है। तो ये रहा सेंटर, हमने क्या सपोज कर लिया इसको O। सर सेंटर से जो सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमारी क्या कहलाती है, तो सर रेडियस कहलाती है। हम सभी अच्छे से परिचित है कि भैया सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, OA। ये हमारी क्या होने वाली है, रेडियस। सर इसी प्रकार यदि हम इसमें एक और चीज ऐड कर दें कि भैया ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, ऐसी लाइन को हम क्या कॉल करने वाले हैं, डायमीटर। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पर OA हमारे पास रेडियस थी, इसका ठीक डबल सपोज करो कि यहाँ पर क्या है, B पॉइंट। तो ये जो AB है ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर। क्या कहलाने वाला है मुन्ना, ऑन डायमीटर। और हमारा जो OA है ये क्या होने वाला है, रेडियस। ये सिंपल सा बेसिक टर्म है जो कि हमको याद है कि भैया रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, हमें अच्छे से ध्यान है। फिर अगर हम बात करें कि सर हमें जो 10th में जो वर्ड कंफ्यूज करते हैं वो सबसे पहला वर्ड क्या है, तो सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है हमारा टेंजेंट। क्या आता है, टेंजेंट। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर जो टेंजेंट है इसका मीनिंग क्या होता है। तो सिंपल से वर्डों में अगर मैं कहूं कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सपोज करो कि ये लाइन यहां से अगर पास हो रही है तो इसका मीनिंग ये जो लाइन है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ये वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी अगर वो वन पॉइंट है, ऐसी लाइन को अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि ये AB है, तो ये AB लाइन हमारी क्या होने वाली है मुन्ना, टेंजेंट। ध्यान रहेगा कि भैया टेंजेंट क्या है, तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है भैया, टेंजेंट। ठीक है सर, टेंजेंट हमें समझ में आ गया कि वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली। सर अच्छा ठीक है, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो सर्कल और टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं सर, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहते हैं मुन्ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब होगा कि भैया यहां पर सर्कल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट, मतलब जो टेंजेंट है वो सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम, या उस जॉइंट वाले पॉइंट को हम क्या कॉल करने वाले हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या करने वाले हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हम और आगे बढ़ते हैं। सर अगर सर्कल टेंजेंट को सिर्फ, मतलब जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को सिर्फ सर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, लेकिन अगर सर हम गलती से अगर इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर अगर ड्रॉ कर देते, सपोज करो कि इस लाइन को अगर हम यहां इस प्रकार से अगर ड्रॉ कर देते कि जो सर्कल को मिनिमम 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और वैसे भी ध्यान रखना कोई सी भी लाइन जो होती है वो सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर पाएगी। तो अगर ये यहां पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करो कि ये पॉइंट P और पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो लाइन है हमारी ये क्या है, हमारे पास AB। सर ऐसी लाइन को हम क्या कॉल करने वाले हैं, तो भैया ध्यान से सुनना कि सर्कल को यदि वन पॉइंट से अनदर, मतलब वन पॉइंट से अगर मैक्सिमम माने तो 2 पॉइंट्स,
जो 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसी लाइन को सर हम क्या कॉल करेंगे? तो ऐसी लाइन को हम कॉल करने वाले हैं सेकेंड। क्या कॉल करने वाले हैं? सेकेंड। ध्यान सुनना, मैं जो वर्डिंग बता रहा हूं सब चैप्टर में काम आने वाली है अपने को। टेंजेंट जो सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, और सेकेंड जो क्या कर रही हो, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसी लाइन को हम क्या कॉल करने वाले हैं? सेकेंड। ध्यान रहेगा, इसको हम बोलते हैं भैया ये क्या है? हमारी सेकेंड। फिर हम और आगे अगर बढ़े तो इसमें सर एक और वर्डिंग जो है वो समझने वाली क्या है? तो वो सिंपल सी ये है कि यदि सर्कल के 2 पॉइंट पर, यदि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन के एंडिंग पॉइंट्स सिर्फ सरकमफेरेंस पर हो। सपोज करो कि यहां पर अपने पास क्या है? एक सर्कल है, और सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है आपको दिख रही है, ये लाइन है जो कि है सेकेंड, क्योंकि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन इसके जो एंडिंग पॉइंट है वो कहां है? सरकमफेरेंस पर है। कहां है? सरकमफेरेंस पर है। तो अगर एंडिंग पॉइंट सरकमफेरेंस पर है, ऐसी लाइन को हम क्या कॉल करने वाले हैं? कॉर्ड। क्या कॉल करने वाले हैं मुन्ना? कॉर्ड। ध्यान रहेगा, सिंपल सी वर्डिंग है कि सेकेंड जो होती है वो इंटरसेक्ट करके निकल जाती है। अगर हम कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड के एंडिंग पॉइंट कहां होते हैं? सरकमफेरेंस पर होते हैं। तो हम यहां से अगर कुछ बेसिक टर्म्स सीखें तो सिंपल सा है कि भैया रेडियस है, ये डायमीटर है, टेंजेंट जो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, सेकेंड जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और कॉर्ड जिसके एंडिंग पॉइंट कहां होते हैं? सरकमफेरेंस पर होते हैं। हम अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें कर देखें जो कि हम 9th में पढ़ करके आए हैं कि भैया अगर कोड इक्वल है तो रेडियस से डिस्टेंस भी कैसी होगी? इक्वल होगी, सेम होगी, वो हम देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन में हमें काम आएगी तो। बाकी हमें जो मेन वर्डिंग इस चैप्टर के अंदर समझना है वो हमें ये ध्यान रखना है, टेंजेंट, सेकेंड, कोड, डायमीटर, रेडियस, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो आइए मुन्ना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आपने कुछ बेसिक पर अगर ध्यान दिया हो तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा? बेसिक लगभग आपका अगर ये क्लियर हो गया है तो 10.1 क्लियर हो जाती है। इसमें कुछ वर्डिंग आपको और मैं समझा देता हूं। यहां पर हमें ये एक और चीज ध्यान रखना है कि किसी सर्कल पर अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम अगर कुछ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो मान लो सपोज करो कि ये अपने पास P है, इससे अगर हम कुछ मैक्सिमम टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे जो कि 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाएगी, जो कि 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाने वाली है, ये अपने क्या होने वाले हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ध्यान रखना, किसी एक सर्कल पर अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है तो वो मैक्सिमम सिर्फ कितनी टेंजेंट होगी? 2 टेंजेंट होगी। कितनी टेंजेंट होगी मुन्ना? सिर्फ 2। हम अगर और बात करें कि सिर्फ अगर हमारे पास एक सर्कल दे रखा हो और सर्कल के हर एक पॉइंट, सर्कल पर इंफिनिटी पॉइंट्स होते हैं, इंफिनिटी पॉइंट्स होते हैं मतलब बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पर? पॉइंट्स होते हैं। अगर हम हर एक पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, हर एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, हर एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ऐसी हम इंफिनिटी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इनफिनाइट टेंजेंट मतलब बहुत सारी टेंजेंट क्या कर सकते हैं? हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये वर्डिंग भी हमें क्या होने वाली है? काम आने वाली है, इसका भी जरा ध्यान रखना। हम 10.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ दो थ्योरम है जो हमारे जो मतलब चैप्टर में हमें काम आने वाली है, हम उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 10.1 के कुछ ऑब्जेक्टिव है जो भी हमने समझा उससे रिलेटेड है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट होती है? मैंने आपको समझाया है कि सर्कल का हर एक पॉइंट क्या होता है मुन्ना? टेंजेंट ही होता है। मतलब हर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब इंफिनिटी, कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? इनफिनाइट टेंजेंट क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। दूसरे की अगर बात करें, सेकेंड का अगर हम फर्स्ट देखें, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट अ पॉइंट। एक जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? अभी हमने देखा जो टेंजेंट होती है वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। क्या आएगा इसका आंसर मुन्ना? 1। हम और आगे बढ़ते हैं। अ लाइन इंटरसेक्ट इन अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। कोई लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना अभी हमने देखा था कि जब 2 पॉइंट पर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसी लाइन को हम क्या कॉल करने वाले हैं? सेकेंड। क्या कॉल करने वाले हैं? सेकेंड। तो ये हमारा जो आंसर होगा क्या होने वाला है? सेकेंड। हम और आगे बढ़ते हैं।
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल पर मैक्सिमम पैरेलल कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। मतलब वो कह रहा है कि सपोज करो कि आपके पास एक सर्कल है, मान लो हमारे पास ये सर्कल है भैया, ये रहा हमारा सर्कल। इस सर्कल पर हमको क्या करना है, पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना है। ट्राई करके देखते हैं। सपोज करो कि मैंने एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर लिया, सपोज करो कि मैंने एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर लिया, क्या ये पैरेलल हुआ? नहीं, मतलब हम यहां ड्रॉ नहीं कर सकते। उसने कहा कि पैरेलल ड्रॉ करना है, इसका मतलब मुझे उसके पैरेलल ही लेकर के जाना पड़ेगा। ये मैं पैरेलल लेकर गया, तो सिर्फ एक तो ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया, मतलब मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे? तो पैरेलल लाइन के बीच में एक सर्कल आना चाहिए, पैरेलल लाइन के बीच में एक सर्कल आ रहा है, तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे हम? जो पैरेलल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे? 2। तो मतलब हमारा जो इसका आंसर होने वाला है, क्या लिखा है, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। क्या आंसर आने वाला है इसका? 2। हम और आगे बढ़ते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। वो बोल रहा है कि हमारा जो कॉमन पॉइंट आता है टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट आता है, इसको हम क्या कॉल करते हैं? हमने स्टार्टिंग में समझा, इसको हम क्या कॉल करते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कॉल करते हैं मुन्ना? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये हमारे जो बेसिक वर्ड हमने जो इसमें समझे हैं, इससे रिलेटेड अगर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि 10.1 में बन रहे हैं, वो हमारे क्या होने वाले हैं? क्लियर। लेकिन दोस्तों कहानी यहां खत्म नहीं होती है। कहानी खत्म होती है कि भैया इसमें जो 2 थ्योरम दे रखी है, उन 2 थ्योरम को हमको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहली अगर हम थ्योरम की बात करें, जो कि थोड़ी सी वर्डिंग बेस्ड थ्योरम है, मतलब समझने का कॉन्सेप्ट ज्यादा है लेकिन है पूरी वर्डिंग और बहुत सिंपल भी है। मैं आपको बहुत सिंपल से वर्डों में आपकी ही बुक एनसीईआरटी में जो एग्जांपल मतलब जो थ्योरम 10.1 दे रखी है, उसी की वर्डिंग को समझाता हूं, ध्यान से सुनना। लिखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वो कह रहा है कि भैया आप जब सर्कल पर टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे, आप सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हो, भैया ये टेंजेंट आप क्या करने वाले हो? ड्रॉ करने वाले हो। किस पर? सर्कल पर। वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। क्या बोल रहा है वो? कि भैया ये जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। या ऐसे इसको वैसे भी कह सकते हैं कि भैया जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। इसको आपको प्रूफ करना है। अच्छा, इसको प्रूफ करने का एक सिंपल सा एक लॉजिक है ना, और बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम उसको समझेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे इसमें वर्डिंग आपको मैं बता दूं कि आपको कोई भटकने की जरूरत भी नहीं है और कोई दूसरी वर्डिंग याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके इस जो एनसीईआरटी में लिखा अगर इस वर्डिंग को अगर समझ जाते हैं तो आपका काम हो जाता है। जैसे कि उसने कहा है कि वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट एक्स वाई। हमने एक सर्कल सपोज किया है ओ और टेंजेंट क्या सपोज करी है हमने? एक्स वाई। ठीक है सर, मान लिया। इसके बाद क्या है? टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ पी। पॉइंट ऑफ पी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना आ रहा है अपने पास? पी। सर इसके बाद क्या है? इसके बाद वी नीड टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। मतलब हमको चाहिए कि भैया जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किस पर? ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? एक्स वाई पर। ऐसा अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। सर इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल सी वर्डिंग है मुन्ना, ध्यान से सुनना, पहली ही थ्योरम है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है तो इसलिए इंपोर्टेंट भी हो जाती है हमारे लिए। हम अगर बात करें इसके अंदर कि भैया ये टेंजेंट जो है वो सर्कल की जो हमारी रेडियस है, सपोज कर लो कि सर्कल की रेडियस क्या अपने पास? ओपी। इस पर क्या है भैया? परपेंडिकुलर। क्या है भैया? परपेंडिकुलर। हमने इसको क्या सपोज किया था? एक्स वाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स इधर लिखो वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने वाला कॉन्सेप्ट है भैया, ध्यान देना। मान लो आपके पास एक छोटी सी एक रस्सी है। हाँ देखो उसका कॉन्सेप्ट क्या यूज करा उन्होंने कि आपको अगर आप सपोज कर लेते हो कि टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा अदर कोई सा पॉइंट है, सपोज करो कि यहां पर आपके पास क्या है? ए। क्या है यहां पर आपके पास? ए। सपोज कर लो कि ये पॉइंट क्या आपके पास? ए। ये पॉइंट क्या आपके पास? बी। ये पॉइंट क्या है? सी। ये पॉइंट क्या है? डी। मैं तो कह रहा हूं इतने पॉइंट लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इसमें से कोई से भी एक या दो पॉइंट अगर ले लेते हो और आपने अगर ऐसा सपोज कर लिया है कि ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा यदि कोई सा पॉइंट होता है पक्का वो सर्कल से बाहर होगा। कहां होगा? सर्कल से बाहर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा, फिर से बोल रहा हूं मुन्ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा
अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हम टेंजेंट पर ले रहे हैं, मतलब टेंजेंट पर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आप कहीं पर भी ले सकते हो पूरी टेंजेंट पर, वो पक्का कहां होने वाला है, सर्कल से बाहर। सर इसका लॉजिक हमें क्या यहाँ पे यूज होने वाला है? तो सिंपल सा देखो, अगर आपके पास एक रस्सी का टुकड़ा है, क्या एक रस्सी का टुकड़ा, मान लो उस रस्सी के टुकड़े को आप फैला रहे हो, क्या कर रहे हो, सपोज करो आप उसको क्या कर रहे हो, फैला रहे हो। मान लो उस रस्सी के टुकड़े को आप यहां से कहीं से पकड़ के लेकर के आ रहे हो, अगर ये सर्कल से बाहर जा रहा है, अभी भी 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 सर्कल से बाहर है, अभी भी सर्कल से बाहर है, अभी भी सर्कल से बाहर है, अगर यहां भी आ गया तो भी सर्कल से बाहर है। इसको मैं जब तक लेकर के नहीं आऊंगा जब तक ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर आ जाए। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ला करके मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने एक और रस्सी ली, उसको भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से थोड़ा सा अनदर रास्ते, मतलब थोड़ा सा और दूसरी दो और लेकर के गया, एक और रस्सी का टुकड़ा लिया, उसको ऐसे करके मैंने बहुत सारे रस्सी के टुकड़े लिए। या सपोज करो कि एक ही मैंने जो रस्सी का टुकड़ा लिया था वो सभी दूर क्या आ रहा था, उसकी जो लेंथ आ रही थी वो ज्यादा आ रही थी, लेकिन जैसे मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे गया सबसे शॉर्ट लेंथ, सपोज करो कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये ज्यादा है 11 12 से बढ़ती जा रही है, ये 10 है, ये 11 है, 12 है, लेकिन ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये सिर्फ आ रही है अपनी 8 सेंटीमीटर। सपोज कर लो कि समझाने के लिए कि भैया 8 सेंटीमीटर है, बाकी सबकी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन है। मतलब हमारी जो शॉर्टेस्ट जो लेंथ आती है ना, शॉर्टेस्ट जो लेंथ आती है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ आती है वो हमेशा, आप ट्राई भी कर सकते हो, अगर आप उसको शॉर्टेस्ट रखोगे मतलब सबसे कम डिस्टेंस हो गई, और सबसे जो कम डिस्टेंस हो गई है, सबसे कम डिस्टेंस हो गई है, वो हमेशा क्या होगी, वहां पर 90 का ही एंगल ड्रॉ करेगी। ध्यान सुनना, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो क्या करने वाली है, वहां पर 90 का ही क्या करने वाली है, एंगल ड्रॉ करने वाली है, क्योंकि हमको भी अच्छे से पता है कि जो रेडियस होती है वो सरकमफेरेंस पर हमेशा 90 डिग्री का, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल क्या करती है, ड्रॉ करती है। तो यही लॉजिक यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपका इस थ्योरम जो उसने एक्सप्लेन करी है उसके अंदर वो समझा रहा है कि अगर सपोज कर लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास एक क्यू अनदर पॉइंट है, जैसे कि उसने यहाँ पर आपसे क्या लिया है, क्यू एक अनदर पॉइंट लिया है पी के अलावा, तो अगर आप OQ को देखोगे तो OQ जो होने वाला है वो ग्रेटर देन होने वाला है, ग्रेटर देन होने वाला है किससे, OP से। अगर OP से ग्रेटर देन होने वाला है इसका मतलब OP छोटा हो गया, OP क्या हो गया अपने पास, छोटा, और OP शॉर्टेस्ट ही होगा। आप इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी लोगे तो वो भी क्या होने वाला है, OP से ग्रेटर देन होने वाला है। तो जो भी ग्रेटर देन पॉइंट होते हैं वो मतलब परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमें सिर्फ यही देखो, सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी, पी के अलावा बाकी आप किसी पॉइंट पर भी लोगे तो वो ग्रेटर देन होने वाला है। इज द शॉर्टेस्ट ऑल द डिस्टेंस, ये जो OP है ये सबसे शॉर्टेस्ट है सारी डिस्टेंस है, टू द पॉइंट O, किस पर, पॉइंट O पर, टू द पॉइंट ऑफ एक्स वाई, सो OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, इसलिए OP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, बाकी आप यही लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इसके अलावा इस चैप्टर मतलब इस थ्योरम के अंदर और कुछ भी नहीं है। हम इस थ्योरम के इस चैप्टर के अंदर अगर एक और थ्योरम प्रूफ करने की बात करें तो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसको हम थ्योरम कहते हैं कि हमारी भैया द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो कि मैक्सिमम टाइम बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई थ्योरम है, the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal, किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, ऐसा हमको प्रूफ करके बताना है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज हमारी लैंग्वेज में इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि भैया हमारे पास एक सर्कल है, ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है, इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज करो कि ये हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट है P, क्या सपोज कर लेते हैं P, इससे हम क्या कर रहे हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर। हमको प्रूफ करना है कि भैया ये हमारा क्या है, सेंटर है, और अगर जिस पॉइंट पर हम इसको मिला रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये हुआ कि एक सर्कल है उसका एक्सटर्नल पॉइंट P है, PA और PB, ये दो टेंजेंट हमने जो ड्रॉ की है ये दोनों की दोनों टेंजेंट इक्वल होती है। क्या प्रूफ करना हमको, P और PB कैसा है, इक्वल। OA और OB हमारे पास क्या होने वाली है, रेडियस जो कि सेम है, इक्वल होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना है, इस क्वेश्चन के लिए क्या करने वाले, हम सपोज कर लेते हैं लेट द सर्कल विथ
सेंटर विथ सेंटर ओ। माना कि एक सर्कल है अपने पास जिसका सेंटर क्या है ओ। ओ ए एंड ओ बी हमारे पास क्या होने वाली है रेडियस। ठीक है भैया, ओ ए और ओ बी क्या होगी हमारे पास रेडियस। एंड पी ए एंड पी बी जो है वो हमारे पास क्या है टू टेंजेंट है। तो पी बी अपन ने क्या सपोज कर लिया भैया, भैया क्या हमारे पास दो टेंजेंट है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करना मुन्ना, मुन्ना ध्यान सुनना, हमको प्रूफ करना है। वी प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है कि भैया जो पी ए है और पी बी है वो दोनों कैसी है इक्वल। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल से वर्डों में हमको समझना है। हम एक छोटा सा काम करेंगे। ये जो सर्कल दिख रहा है सर्कल का सेंटर ओ और ये जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है पी, हम इसको ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन। तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भैया, कंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहे हैं, ज्वाइन किसको ज्वाइन करा अपन ने, ओपी को। ये हमने क्या कर दिया, ओपी को ज्वाइन कर दिया। इससे क्या होगा सर, इससे इतना हो रहा है मुन्ना कि देखो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, ओ पी ए ओ पी बी, दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल। बस इन दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ऑटोमेटिक सब बाकी काम अपने आप ऑटोमेटिक सारा हो जाने वाला है। तो हम क्या करने वाले, ध्यान सुनना, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड इन ट्राइंगल ओ पी बी। ध्यान सुनना, इस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट भी और इसको प्रूफ करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब आपको दो ट्राइंगल दिखने लग जाए, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रुएंस आप 9th क्लास से प्रूफ करते आ रहे हो मुन्ना। 9th क्लास में आपने बहुत सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रखे हैं। क्या करते हैं सर कॉन्ग्रुएंस में, तीन चीजें एक बार बताना है। कौन कौन सी तीन चीजें, देखो मुन्ना, इस वाले ट्राइंगल की ओ ए, इस वाले ट्राइंगल की ओ ए, इस वाले ट्राइंगल की ओ बी, इस वाले ट्राइंगल की ओ बी। चूंकि रेडियस है इसलिए इक्वल है, पहली चीज तो इक्वल हो गई सर। दूसरी आपको अभी आपने एक जो थ्योरम है वो फर्स्ट वाली जो प्रूफ करी है कि भैया जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि भैया जो OA है वो रेडियस कितना होने वाला है 90। फिर OB भी यहाँ पर कितना होने वाला है मुन्ना 90। इसका मतलब OAP एंगल OAP और OBP एंगल OBP दोनों के दोनों कितने होने वाले हैं 90 डिग्री के। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब देखो मुन्ना एक कॉमन सी चीज आपको दिख रही होगी, इस वाले ट्राइंगल में भी OP है, इस वाले ट्राइंगल में भी OP है और इस वाले ट्राइंगल में भी क्या है OP। इसका मतलब ये तो कॉमन साइड आ गई। और जब इस प्रकार से अगर देखा जाए कि भैया OA OB रेडियस सेम हो गई, एंगल सेम हो गया और OP OP क्या हो गया कॉमन, तो साइड एंगल साइड हम लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल से अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस। मतलब ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल OPP के। सिंपल सा भैया OP और OPP क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। और हम 9th में CBCD पढ़ करके आए कि भैया जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। मतलब O इसका PA और इसका PB कैसे होने वाले हैं इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। तो आप लिख सकते हो बाय CPCD। क्या लिखना है मुन्ना, बाय CPCD, क्योंकि भैया दो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, मतलब PA और PB कैसे हो गए इक्वल। तो ये सिंपल सा अपनी थ्योरम है कि भैया इसमें कुछ भी नहीं करना है, सास वाला क्राइटेरिया यूज करना है। कौन सा, सास वाला रूल यूज करना है, जिससे कि आपका P और PB क्या हो जाएगा इक्वल। और ध्यान रखना इस थ्योरम से हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो यही आपको वहां पर क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो अगर हम अब आगे बढ़े मुन्ना, तो ये था हमारे पास जो हमारी जो थ्योरम थी सेकंड नंबर वाली थ्योरम, जो कि हमने अच्छे से क्या कर दिया इसको प्रूफ। हमारे 10.1 हमने जो स्टार्ट की थी जिसके ऑब्जेक्टिव हमने जो देख लिए स्टार्टिंग में, अब इसके एक और ऑब्जेक्टिव बच रहा है। देखो इसका ऑब्जेक्टिव नंबर हम 3rd देखते हैं। लिखा है अ टेंजेंट PQ, ध्यान सुनना, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, जिसकी टेंजेंट क्या है PQ, वो पॉइंट P पर मीट कर रही है लाइन थ्रू द सेंटर O, जो कि सेंटर O से जो लाइन जा रही है वो P पर क्या कर रही है, मीट कर रही है अ पॉइंट Q, सो दैट OQ कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ, क्या पूछा उसने, PQ, मतलब टेंजेंट की लेंथ आपको क्या करना है फाइंड। 10.1 का क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है मुन्ना, 3rd।
अगर हम देखें तो ये रहा हमारे पास सर्कल। इस सर्कल पर अगर देखा जाए तो उसने कहा कि पी क्यू अपने पास क्या है, टेंजेंट। तो आप सपोज कर लो कि ये पी क्यू क्या है आपके पास, टेंजेंट। सर इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ओ। इस सेंटर ओ से इसकी जो रेडियस है वो कितनी बताया उसने, 5 सेंटीमीटर। लेकिन इससे कुछ दूरी पर जो पॉइंट क्यू है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है मुन्ना, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पी क्यू, क्या करना है आपको फाइंड, कुछ भी सपोज कर लो, चाहो तो इसको एक्स सपोज कर लो कि भैया पी क्यू की जो टेंजेंट है उसकी लेंथ जो आपको फाइंड करना है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। हम देखेंगे भैया ओपी टेंजेंट पर क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, मतलब कितना होने वाला है मुन्ना, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख देते हैं, गिवन दैट। क्या क्या दे रखा है, तो सिंपल सा भैया रेडियस दे रखी है ओपी। तो ओपी रेडियस कितनी दे रखी है अपने पास, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो गई, ये रेडियस। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता तो उसको ऐसे ही करना है। ओ क्यू जो है डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू हमको क्या करना है फाइंड, जिसको हमने क्या सपोज करा है, एक्स। अगर हम ट्राइंगल में ओ पी क्यू में, चूंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो जब जब राइट एंगल ट्राइंगल आता है हमेशा हमेशा कहता हूं कि एक भगवान कह सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के भगवान, जो हम क्या बोलते हैं उसको, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था, सभी को ध्यान है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मींस ओ क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बोले तो ओपी स्क्वायर, प्लस बेस बोले तो पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। ओ क्यू कितना है अपने पास मुन्ना, 12 स्क्वायर। ओपी कितना है, 5 का स्क्वायर। पी क्यू क्या सपोज करा आपने, एक्स स्क्वायर। सोल्व करो, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और एक्स इसकी वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड। 25 प्लस का इस साइड आया तो माइनस का, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। 144 में 25 माइनस करो कितना बचेगा, 119 इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर क्या हो जाएगा मुन्ना, स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना हो गया, एक्स। इसका मतलब हमारी जो टेंजेंट है उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, टेंजेंट की लेंथ कितनी आ रही है, 119 अंडर रूट 119। कई सारे बच्चे जो है ना वो दिमाग लगा के आते हैं कि यार इसमें जो है ना 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, अंडर रूट 190 सेंटीमीटर। इसका तो कोई सोचता तक नहीं है कि यार इतना अच्छी रेडियस दे रखी है, इतनी अच्छी उसकी डिस्टेंस दे रखी है, तो 119 तो नहीं आएगा। हाँ इसमें से कुछ हो सकता है, और उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि वो लॉजिक पे चल रहे हैं, जबकि मैथ्स लॉजिक के साथ साथ भैया प्रूफ पे चलता है ना। तो क्या हो गया अपना आंसर कितना आ गया, 119। सर इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है ड्रॉ अ सर्कल and two line parallel to given line such that one is tangent and other of a secant to the circle। फिर सुनना क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है, टू लाइंस पैरेलल उस पे करना है, गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अनदर इज अ क्या है अपने पास, सिकेंट। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन नंबर 4 में, हमको सिर्फ एक छोटा सा टाइम पास करके उसको बताना है कि भैया एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, इसको ड्रॉ कैसे करोगे बस ये ध्यान रखना है, पैरेलल कैसे होगा इसका ध्यान रखना है। अगर हम देखें कि भैया यहां पर क्या है अपने पास सेंटर, अगर उसने कहा है कि 2 लाइन आपको पैरेलल ड्रॉ करना है, एक सेकेंड होना चाहिए और एक टेंजेंट होना चाहिए, एक सेकेंड और एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट। सपोज करो कि यहां पर आपके पास ओपी है और ओपी से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो कि क्या है, टेंजेंट। सपोज करो कि ओपी है और ये क्या हो गया आपके पास एबी, पहला काम, टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, मतलब 90 डिग्री एंगल होगा। इसी से हमको एक सेकेंड बनाना है, क्या बनाना है, एक सेकेंड, इसी के पैरेलल, ये देखो ये पैरेलल जा रही है, समझ रहे हो, इस पैरेलल पीक ए बी के ये जो है, मान लो सपोज करोगे इसको आप क्या सपोज कर रहे हो, सी डी, ये आपने क्या सपोज कर लिया, सी डी। तो उसने कहा था कि ये दोनों कैसे होना चाहिए, पैरेलल, ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइन, 2 लाइन पैरेलल करना है टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट होना चाहिए एंड द अदर अ सेकेंड, दूसरे क्या होना चाहिए, सेकेंड, लेकिन दोनों के दोनों पैरेलल होना। अब पैरेलल होना इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे, यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 90 होना चाहिए, तो इसके लिए एक बीच में कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, कि सपोज करो कि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये 90 हो गया, यहाँ भी एक क्या कर रहे हैं हम, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर भी एक टेंजेंट, ये हमने देखो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अपने पास एक 90, इसी पर 90 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक 90। मतलब अगर आप यहाँ 90 करके एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो कि आपको सिर्फ एक बेसिक पॉइंट पर लेना है, मतलब ये बेस हो जाएगी लाइन, यहाँ टेंजेंट है, यहाँ 90 हो गया,
यहाँ 90 है तो इसी लाइन पर एक और 90 वाली लाइन खींचोगे, CD आपने एक 90 लाइन खींच दी है। अगर यहाँ 90 हो गया है तो यहाँ पर भी क्या है 90, ये भी 90 पर है, ये भी 90 पर है, मतलब दोनों की दोनों क्या हो जाएगी पैरेलल, मतलब AB और पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। चूंकि यहाँ पर 90 है, यहाँ 90 और यहाँ पर भी क्या है 90। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक उसको समझाना है कि भैया एक बेस लाइन ले लो आप टेंजेंट, वो अगर यहाँ 90 बना रही है, एक और अगर लाइन आप यहाँ ड्रॉ करोगे वो यहाँ पे 90 बना रही है, इसके पैरेलल अगर हमको ये लाइन ड्रॉ करना है CD, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ 90 है तो इसी लाइन को बेस मानते हुए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 एंगल बना रही होगी। अगर ये 90 एंगल बना रही है इसका मतलब ये लाइन के पैरेलल हो गई, और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक AP किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, 4, जिसमें सिर्फ अपने को एक सर्कल ड्रॉ करना था। हम जब आगे बढ़ते हैं तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो कौन सी स्टार्ट होने वाली है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 10.2 है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हमको करना है और लगभग सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो थोड़ा सा देखना इधर। 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको अगर हम देखें तो ये फिर से हमारा पाइथागोरस की हेल्प से होने वाला है। कैसे होने वाला है जरा ध्यान से सुनना। उसने कहा है कि भैया, क्या कहा है उसने कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ है टेंजेंट की वो 24 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। Q की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल की रेडियस क्या करना है मुन्ना, फाइंड। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा काम करेंगे कि हमारे पास एक सर्कल है और इस ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना ये O सेंटर हो गया, और सपोज करो कि अपने पास यहाँ पर क्या है टेंजेंट, ये सपोज कर लो कि हमारे पास टेंजेंट। डायग्राम हम लगभग एक जैसे बनाएंगे ताकि आपको सब कंफ्यूज ना हो। यहां पर सपोज कर लो कि ये अपने पास क्या था PQ, PQ क्या अपने पास टेंजेंट, PQ क्या अपने पास टेंजेंट। तो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है 24, ये कितना दे रखा है 24, और ये उसने दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस हमको क्या करना है फाइंड। इसके लिए क्या करेंगे भैया, 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चूंकि हम इसको सोल्व करके इसलिए देख रखे हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव द जस्टिफिकेशन। आपको उसका जस्टिफिकेशन भी देना कि आपने जो आंसर किया है वो सही किया है, किस बेस पे सही किया है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर हो गया 90। फिर से अगर देखेंगे तो OPQ ट्राइंगल OPQ में अगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, PGD। क्या लगाना है आपको, PGD। क्या क्या दे रखा है उसने, OQ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और PQ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। OP हमको क्या करना है फाइंड, जो कि क्या हमारी रेडियस। ऐसे क्वेश्चन बनना है ना, 2 मार्क्स में पूछे भी गए हैं ना, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एमपी बोर्ड में। क्या करना है, तो भैया हम PGD हमने लगा दिए। अब PGD लगा दिए तो सोल्व करो। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस क्या होने वाला है PQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है अपने पास 25, ये हो गया 25 स्क्वायर। OP कितना है OP कितना है अपने पास R, ये OP R स्क्वायर। PQ कितना है 24, ये हो गया 24 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है मुन्ना, 625। R स्क्वायर हमको फाइंड करना है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 प्लस का इधर आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू कितना हो गया R स्क्वायर। 625 में से 576 माइनस करो कितना बचेगा 49, नहीं 24 25 कितना बचेगा 49, ये हो गया 49 R स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओ, उधर कितना लग जाएगा स्क्वायर रूट, कितना हो गया R। 49 का स्क्वायर कितना होता है मुन्ना 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारी जो रेडियस है वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। समझ गए। PGD की हेल्प से होने वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स में पूछे तो पूरा करके आना है, और अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो सिंपल सा PGD लगा देना फटाफट और सोल्व कर लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था मुन्ना, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में तो अच्छी बात तो ये है कि डायग्राम भी दे रखा है, ध्यान सुनना क्या। इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट और टू अ सर्कल विद सेंटर O। TP और TQ, ध्यान सुनना, TP और TQ 2 टेंजेंट है, ठीक है, और सर्कल टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट POQ का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 110 डिग्री। आपको फाइंड करना है PTQ, ये एंगल आपको क्या करना है फाइंड, बताना है कितना होगा। कई सारे बच्चे फिर से इसमें लॉजिक लगाने के चक्कर में आंसर जो की है वो गलत करके आ जाते हैं।
हमें क्या करना है, हमें लॉजिक नहीं लगाना है, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ध्यान से सुनना क्या है। उसने कहा कि एक पॉइंट है अपने पास टीपी, यहां पर उसने दो टेंजेंट दे रखी है, जैसा उसने डायग्राम बनाया ऐसे अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसने जो दे रखा है टीपी, ये हो गया टीपी और टीक्यू, दो टेंजेंट हो गई, दोनों की दोनों टेंजेंट कैसे होने वाली, इक्वल। ये तो हमने अभी प्रूफ ही किया है। भैया यहाँ पर क्या है अपने पास सेंटर, ये सर रेडियस हो गई, ये हो गई रेडियस। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 110 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड करना है पी टी क्यू। क्या फाइंड करना है मुन्ना, पी टी क्यू। सर कैसे करेंगे, सिंपल से, अगर मैं डायग्राम में समझाऊं और अगर आपको ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आए तो तुरंत बताना है कैसे। सुनना जरा ध्यान से। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 होगा। कितना होगा मुन्ना, 90। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब कितना होगा, 90। सिंपल से वर्डों में आप देखो, ये ओ था सेंटर, ओ पी टी क्यू, आपका क्वाड्रिलेटर हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है भैया, 360। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ये 90, ये 90, 180, 90 90 180, 90 90 180 प्लस 110 110, कितना हो जाएगा अपने पास, 90 90 180 180 190 और कितना हो जाएगा 290। कितना हो गया 290। 360 में से 290 माइनस कर दो, कितना बचेगा 70। आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 70। समझ गए। ऑब्जेक्टिव में आए तो डायग्राम में बैठकर सब आप डायग्राम समझो, खत्म पिक्चर। 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको जैसे अपने को सोल्व करके बताना है, जस्टिफिकेशन करके। तो सिंपल हम कहेंगे कि भैया 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 टीपी और टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू अपने पास क्या हो गए, दो टेंजेंट है ना, टू टेंजेंट हो गई, ये हो गए अपने पास टू टेंजेंट। बहुत ज्यादा वर्डिंग हम नहीं लिखने वाले हैं, ध्यान देना आप। ओपी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, पीटी पर, एंड ओक्यू जो है परपेंडिकुलर है किस पर, टीक्यू पर। सिंपल सा हमें जो फाइंड करना है वो लिख लो, वी फाइंड दैट पी टी क्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पी टी क्यू। नाउ इसके लिए क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटर है अपने पास, तो इन क्वाड्रिलेटर ओ पी टी क्यू में चारों एंगल का सम ओ पी टी एंगल ओ पी टी प्लस पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी एंगल ओ क्यू टी प्लस पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू, चारों का सम कितना होने वाला है 360। जैसा कि अभी अपन ने देखा, ये कितना अपने पास 90, ये कितना है 110, ये कितना है 90। पीटी क्यू क्या करना है अपने को फाइंड, पीटी क्यू क्या करना है फाइंड, इक्वल टू कितना हो गया 360। सभी अभी समझदार हो, सबका सम करा अपन ने, कितना है अपने पास 290। 290 को उधर पहुंचा दो, ये पहुंचा दिया 290, तो पीटी क्यू जो बचेगा वो कितना बचेगा 70। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी वर्डिंग कम से कम उसमें लिख करके आना है और डायग्राम लिख करके आना है। और अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो जरा फटाक से जल्दी से क्वाड्रिलेटर वाला फॉर्म जो अपना जो लॉजिक है या कह सकते हैं कि अपना जो तरीका है उसको रूल यूज करो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 70। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था मुन्ना, सेकंड। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी ए एंड पीबी दो अपने पास टेंजेंट है, पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन POS इक्वल टू, आपको क्या फाइंड करना है, POA क्या करना है फाइंड। इसको भी देखो कोशिश करते हैं हम इसको यही समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऑब्जेक्टिव बेसिस भी है और कुछ समझाने का तरीका भी, ध्यान सुनना। चलो इसको भी हम वही करते ज्यादा। सबसे पहला क्या बोला उसने कि भैया दो टेंजेंट है आपके पास, कितने टेंजेंट है, तो ये रही आपका सर्कल, और यहां पर सपोज करो कि आपके पास दो टेंजेंट है, इसको सपोज कर लिया जाए PA, क्या सपोज कर लिया जाए PA, क्या बोला उसने PA और PB, तो PA PB ये अपने पास क्या हो गई दो टेंजेंट, सर्कल का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा अपने पास O। यहां देखा जाए तो मुन्ना क्या अपने पास रेडियस, ये हो गए रेडियस, ये हो गए रेडियस। उसने हमसे क्या कहा है जरा ध्यान से सुनना, उसने कहा है PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 degree, then POA आपको क्या करना है फाइंड। उसने कहा कि दोनों की दोनों जो टेंजेंट है वो इंक्लाइंड है, मतलब एक दूसरे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 80 डिग्री। कितना बन रहा है मुन्ना 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है POA, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है, POA हमको क्या करना है फाइंड।
इसके लिए क्या करेंगे, यही समझ जाओ, आपको क्वेश्चन खत्म। कैसे, ओपी जो ओए जो रेडियस है वो किस पर है, टेंजेंट पर, मतलब 90 है। ओबी जो है टेंजेंट किस पर है, मतलब कितना है, 90 है। इतना तो क्लियर हो गया। फिर से अगर हम इसको क्वाड्रिलेटरल सपोज करते हैं तो 90 प्लस 90 और 80, तो देखना मुन्ना 90 प्लस 90 प्लस 80, अभी जो ऐसा अपने क्वेश्चन किया उसी पैटर्न पे करना है। तो हमारे पास ए ओ बी बच रहा है, क्या बच रहा है, ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, इसका 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 चारों का सम कितना हो गया 360, 90 90 180, 180 में अगर 80 प्लस करोगे तो 260, तो ए ओ बी अगर हम निकालें तो 360 में से टोटल सम कितना हो गया 260, क्या कर दो माइनस, तो ए ओ बी जो बचेगा वो कितना बचेगा 100। ध्यान से सुनना, ए ओ बी ये पूरा का पूरा कितना आ रहा है 100 आ रहा है, जबकि हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना है पी ओ ए, सिर्फ ये हाफ एंगल फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, जो ये एंगल होता है पी ओ, ये जो पी ओ होता है ये बाइसेक्टर होता है, क्या होता है बाइसेक्टर, किसका, ए ओ बी का, किसका, ए ओ बी का क्या होता है बाइसेक्टर। और अगर ये बाइसेक्टर है इसका मतलब पी ओ ए जो एंगल होगा, पी ओ ए जो एंगल होगा वो हाफ होगा किसका, ए ओ बी का, किसका हाफ होगा मुन्ना, ए ओ बी का। क्योंकि ए ओ बी कितना है अपने पास 100, तो इसका 100 का अगर हाफ करोगे तो कितना होगा अपना आंसर 50, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 50। तो आपका जो पी ओ ए एंगल है वो कितना हो रहा है मुन्ना 50 डिग्री। समझ गए, इसको अगर क्वेश्चन में यही समझो तो ज्यादा अच्छा है कि ये 100 है टोटल, अगर हम क्वाड्रिलेटरल वाला रूल यूज करते हैं तो जो पीओए आएगा वो कितना आएगा आपका 50 डिग्री, और उसने हमसे पीओ ही फाइंड करने का कहा था। डायग्राम अगर सही बनाओगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, कितना आ रहा है 50 डिग्री। आगे बढ़े मुन्ना, तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा ध्यान सुनना, और बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक थ्योरम टाइप वर्डिंग है इसकी, उस पर थोड़ा ध्यान देना। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर, prove that the tangent draw at end of diameter of a circle are equal। क्या कहा जरा ध्यान से सुनना, उसने ऐसा कहा है, क्वेश्चन नंबर अपना 4, उसने ऐसा कहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल पर दो टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट है, बट शर्त ये है कि जो दोनों की दोनों टेंजेंट है वो डायमीटर के एंड पॉइंट पर है। मान लो सपोज करो कि ये अपना डायमीटर है ना, ये अपना सेंटर ओ हो गया, सपोज करो कि ए और बी अपना क्या हो गया डायमीटर हो गया, या इसको पी क्यू सपोज कर लो ताकि हम वर्डिंग थोड़ा सा और अच्छे से लिख पाए। तो ये पी क्यू क्या हो गया अपने पास डायमीटर, ठीक है, पी क्यू अपने पास अगर डायमीटर हो गया है तो ये जो दो टेंजेंट है इसको सपोज करो कि ये ए बी है और ये क्या है अपने पास सी डी। अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव किया था कि अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और अगर वो पैरेलल हो तो मैक्सिमम कितनी टेंजेंट होगी, दो ही होगी। सेम काम यहां पर भी कहा है उसने कि डायमीटर के एंड पॉइंट पर, ये एंड पॉइंट हो गए, एंड पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, इस पर जो दो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो पैरेलल होगी, क्या होगी पैरेलल। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, दो लाइन जो पैरेलल होती है किसी भी कंडीशन में, कभी भी जब दो लाइन पैरेलल होती है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, अगर उसको कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा कैसे होते हैं इक्वल। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो जल्दी से आपका क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि हम वर्डिंग लिखने वाले हैं तो जरा ध्यान सुनना, हमने क्या लिखा है कि भैया लेट द सर्कल विथ सेंटर, सेंटर क्या है अपने पास, सेंटर क्या है अपने पास O, ठीक है, सेंटर कितना हो गया O, एंड पी क्यू क्या है अपना डायमीटर, पी क्यू क्या है अपना पास डायमीटर, ठीक है, और ए बी और सी डी अपन ने क्या लिए दो टेंजेंट, एंड ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट। कितने टेंजेंट हो गए मुन्ना, टू टेंजेंट। वर्डिंग का ध्यान रखना, वर्डिंग अच्छी ही होना चाहिए बिल्कुल। हमें क्या प्रूफ करना है, तो वी प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी जो है, ए बी और जो सी डी है वो दोनों की दोनों पैरेलल है। क्या है मुन्ना, पैरेलल। ए बी और सी डी क्या होने वाली, पैरेलल। इसको प्रूफ करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों कैसे होने वाले हैं इक्वल, कैसे होंगे, हमें क्वेश्चन को समझना है तो यही हो गया खत्म।
कि भैया टेंजेंट है, रेडियस है, 90 डिग्री होता है। टेंजेंट है, रेडियस है, मतलब 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 90 है, इधर देखा जाएगा तो ये भी 90 है, इधर देखा जाएगा तो ये भी 90 है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर अगर एंगल इक्वल हो गए, मतलब दोनों की दोनों लाइन पैरेलल ही है। बस क्वेश्चन खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म कि भैया ये 90 है, ये भी 90 है। कैसे बताया? तो हमको ध्यान है, क्या ध्यान है? ध्यान सुनना। हमने लिखा था कि जो टेंजेंट होती है रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ओपी जो होता है वो परपेंडिकुलर है किस पर? रेडियस पर। ओपी मतलब रेडियस जो है परपेंडिकुलर किस पर? टेंजेंट पर। इसका मतलब ओपीए एंगल ओपीए इक्वल होगा ओपीबी के, एंगल ओपीबी के, और दोनों के दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री के। इसी प्रकार आप अगर एक और चीज यूज करते हो, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर, क्या नाम देना? फर्स्ट। फिर आप देखना ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा किस पर? सीडी पर। तो फिर सीरीज करके लिखेंगे ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पर? सीडी पर। ठीक है सर, हो गया। अब क्या करना है? तो देखो ओ क्यू सी एंगल ओ क्यू सी और एंगल ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी, ये भी कितने के होने वाले हैं? 90 डिग्री के। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो? 2। अगर आप ध्यान से देखो तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2, ओपीए, ये आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, लेकिन इसको लिखना कैसे वो आपको जमा करके आना है, क्योंकि लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। समझ के सिर्फ वही करके आगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले ना, ध्यान रखना। ओपीए, ओपीए कितना है? 90। ओ क्यू डी एंगल ओ क्यू डी, पी कितना है अपने पास? 90। दोनों के दोनों 90 है, लेकिन दोनों के दोनों 90 के साथ साथ अगर देखा जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। मतलब दोनों के दोनों कैसे एंगल हो रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहे हैं। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। हैंस करके लिख देना ए बी पैरेलल है किसके? CD के। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 4 खत्म। इतनी वर्डिंग लिखना है कि भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और जिन दो साइड दो लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, वो लाइंस आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। हो गया इक्वल, खत्म। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 5 पर। 5 क्या है भैया? प्रूव दैट। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, ये भी पूरा थ्योरम पर बेस्ड है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये फिर से एक प्रकार का देखा जाए तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक विरोधाभास जिसको हम कह सकते हैं। ध्यान सुनना वो क्या कह रहा था। उसका कहने का मतलब है कि जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 है ना, ध्यान देना। उसने कहा कि आप मान रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मान रहे हो कि भैया एक टेंजेंट है, आपने मान लिया टेंजेंट है। टेंजेंट पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है P। मान लो सपोज करो कि ए भी आपकी टेंजेंट है और P आपका क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पर एक लाइन जो है वो जा रही है, मान लो ये आपका क्या है? सेंटर। ये आपका क्या है? सेंटर। इस सेंटर से जो लाइन आ रही है, क्वेश्चन मीनिंग समझना, परपेंडिकुलर ही होगा। इसका मतलब क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर। ये तो उसको भी पता है, ये दो क्वेश्चन में वो भी कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें वो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन यदि ड्रॉ की जाए, ध्यान सुनना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ की जाए, हमें प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर जो लाइन है ये भी 90, ऐसा हमको प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये पास हो रही है, किससे पास हो रही है? किससे पास हो रही है? तो ये जो लाइन है ये पास हो रही है किससे? सेंटर से। मीनिंग समझ रहे हो कि ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर, ये कहां से पास हो रही है? सेंटर से। ऐसा क्यों होगा? तो देखो सिंपल सी चीज है, जो रेडियस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर आप उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन कहां जाने वाली है? सेंटर से जाने वाली है। अगर सेंटर से नहीं जाएगी तो बताओ कहां से जाएगी? क्योंकि एंगल तो वही है, सेम ही है। अगर एंगल सेम है तो लाइन की डायरेक्शन भी सेम होगी। मतलब अगर यहां 90 है तो जो यहां रेडियस पर जो 90 बन रहा है उसकी लाइन कैसे होने वाली है? सेम, है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? सिंपल सा, फिर से लेट द सर्कल
विथ सेंटर क्या हो जाएगा अपने पास O। हमको वर्डिंग लिखना है, आपने जो कहा है वो सही है ना, हो गया है कि ये कब पॉसिबल होगा, जब ये 90 है तो ये भी कितना, अगर 90 है तो पक्का ये लाइन कहां से पास हो रही है, अलग से पास नहीं हो रही, कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। इसको प्रूफ करके कैसे बताएंगे, तो ध्यान सुनना। लेट द सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट जो है हमारे पास, जो टेंजेंट है वो क्या होने वाली है अपने पास AB। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो क्या है अपने पास P है। वी प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर तो है, QP भी परपेंडिकुलर है, तो QP जो है पास कहां से हो रहा है, सेंटर से। QP passes through the center, कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। नाउ इसके लिए क्या करेंगे, जैसा उसने कहा था हम ऐसे ही करने वाले हैं, है ना, passes through the center, है ना, ध्यान रखना सेंटर है। इसके लिए क्या करना है, तो सिंपल था, रेडियस है OP, तो भैया जो रेडियस OP है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, टेंजेंट AB पर, ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, OPA एंगल OPB एंगल OPB दोनों के दोनों कितने होने वाले हैं, 90 डिग्री के। इसको क्या नाम दे देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, दूसरा, एंड हमने ड्रॉ किया है, उसने कहा था आपको ड्रॉ करना है, हम ड्रॉ कर रहे हैं। QP परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। QP परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ऐसा हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो QPA एंगल QPA और QPB एंगल QPB, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये भी कितना होगा 90 का, कितना होगा, ये भी कितना होने वाला है मुन्ना 90, ये भी कितना हो गया 90। इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो उसको 2। जरा ध्यान सुनना, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, एक ही लाइन है, अगर यहां 90 बन रहा है, अगर यहां वाली लाइन पे भी 90 बन रहा है, मतलब लाइन यहां से नहीं जा रही, ये यहीं से जा रही है। इसका मतलब अगर यहां 90 बन रहा है तो ये वाली लाइन पे भी अगर 90 है, तो मतलब ये लाइन अलग से नहीं जा रही है, ये कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। किस बेसिस पे कह रहे हो, तो ये वाला बेसिस आपको उठाना है कि अगर OP है या कोई OPB अगर एंगल, यहां लिख लेना बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर OPB भी 90 आ रहा है, QPB भी 90 आ रहा है, QPB भी 90 आ रहा है, दोनों के दोनों एंगल अगर 90 आ रहे हैं, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, तो लिख देना विच इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल only when QP passes through the center, QP passes through the center। ऐसा कब होने वाला है, जब QP भी कहां से पास होने वाला है, सेंटर से। समझ गए, तो ये वर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 5 में लिख करके आना है। ठीक है, तो QP भी कहां से पास होगा, सेंटर से, क्योंकि ये दोनों के एंगल कितने मार रहे हैं 90, और 90 अगर एक सेम एंगल बन रहा है, इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब QP भी कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 5। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा इजी है, मैंने एक छोटा सा इस पर एक 2 मिनट का एक वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हो कि भैया द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर से क्या पूछा उसने, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर से एक और जो क्वेश्चन है वो फिर पीजीटी की हेल्प से होने वाला आ रहा है, ध्यान सुनना। उसने कहा है कि आपके पास एक टेंजेंट है, क्या है आपके पास, टेंजेंट। क्या देखो टेंजेंट क्या बोला, ध्यान सुनना। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, एक पॉइंट A से, सपोज कर लो कि यहाँ पे पॉइंट क्या अपने पास A, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, सपोज कर लो कि ये B है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा कि एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और जो पॉइंट A है इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है मुन्ना 5 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेडियस। क्या फाइंड करना है, रेडियस। ये आपको क्या करना है फाइंड। इसके लिए क्या करोगे,
तो भैया फिर से 90 डिग्री बन रहा है। फिर से हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख देना कि भैया गिवन दैट करके, ऐसा लिख देना गिवन दैट टेंजेंट क्या अपने पास ए बी, उसकी जो लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस जो दे रखी है ए की वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और अपने को ओ बी जो कि रेडियस है वो क्या करना है फाइंड। फिर से ट्राइंगल ओ ए बी में क्या लगाओगे आप पीसीटी, और इसको अब आगे सोल्व करने का काम आपका है। आसानी से आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ट्रिपलेट नंबर बन रहे हैं, पक्का यहाँ पर क्या होने वाला है 3 होने वाला है। पीजीटी से इसको सोल्व करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में 3, है ना। पीजीटी की हेल्प से आपको सोल्व करना है, इतना काम तो कर लेना कम से कम। चलो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा बन रहा है 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। इधर लिखा हुआ है 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। सबसे पहला काम तो इस वर्डिंग को समझना है कि भैया कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, क्या समझना है। 2 कंसेंट्रिक बोला है उसने, कंसेंट्रिक का मतलब जो समझ गया ना उसको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका मतलब उसका सेंटर क्या है सेम। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता हो ऐसे सर्कल को हम कॉल करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। एक की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और एक की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है वो बड़ा सर्कल है, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है मतलब वो छोटा सर्कल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। आपको फाइंड करना है लेंथ कोड की जो कि छोटे सर्कल को क्या कर रही है टच कर रही है। तो जरा ध्यान से सुनते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को और इसको हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो हमको 2 सर्कल बनाना है, एक सर्कल, इसके ठीक ऊपर हमको बनाना है दूसरा सर्कल। सर बड़े सर्कल बनाया आपने तो बनाना ही मुन्ना, क्योंकि एक सर्कल का भी रेडियस सेंटर क्या है ओ, और दूसरा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस भी क्या है ओ। ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोल करते हैं संकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक हो, जिनका सेंटर एक हो, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल। उसने कहा कि जो बड़ा वाला सर्कल है ना, बड़ा वाला सर्कल है, इसकी जो कोड है वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। क्या कर रही है सिर्फ टच, और टचिंग पॉइंट को हम क्या कॉल करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टच कर रही है तो सपोज कर लेता हूं कि जो कोड है इसको हम सपोज कर लेते हैं ए बी, इसी की लेंथ हमको फाइंड करना है जो कि स्मॉल सर्कल को क्या कर रही है टच कर रही है। तो भैया यहां पर अगर इसको रेडियस सपोज किया जाए तो सपोज करो कि ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया पी, कौन सा हो गया पी। अब ध्यान देने वाली बात है मुन्ना, समझने वाली बात और ध्यान देने वाली बात। बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई, देखा जाए तो रेडियस ही हो गई, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई। बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस दे रखी थी उसने वो दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है इस कोड की लेंथ को क्या करना है फाइंड। सिंपल से अगर डायग्राम समझो तो आपका आंसर यही आ गया। कैसे, ये अगर आप लेंथ फाइंड कर लेते हो पीवी जो कि आपको आसानी से आ रही है 3 5 तो पक्का क्या होने वाला है 4, ट्रिपलेट नंबर है। अभी हम सोल्व करके देखेंगे पाइथागोरस से, और पाइथागोरस से हमने वो क्वेश्चन सोल्व करना है। 4 आ गया, अगर ये 4 आ गया तो ये भी कितना होगा 4, क्योंकि जो रेडियस होती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है, बराबर 2 टुकड़े करती है। हम 9th में पढ़ करके आए, तो ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, आपका आंसर खत्म। लेकिन ये तो अगर ऑब्जेक्ट में पूछा जाए तो अगर उसको जवाब देना अपने को 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में तो कैसे देंगे जरा ध्यान सुनना। हम सपोज करेंगे लेट द 2 कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर, दोनों का सेंटर सेम है तो विथ सेंटर क्या हो जाएगा अपने पास O, एंड जो रेडियस है अपने पास, रेडियस है OB वो कितना आ रहा है अपने पास 5 सेंटीमीटर, और OP जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर, लार्जर सर्कल की और स्मॉलर सर्कल की रेडियस। फिर अगर हमको फाइंड करना है तो वी फाइंड दैट हमें फाइंड करना है AB। क्या फाइंड करना है AB कोड, क्या हमको करना है फाइंड, AB कोड हमको क्या करना है फाइंड। नाउ इसके लिए क्या करेंगे, तो भैया सिंपल सा कि OP परपेंडिकुलर होता है किस पर टेंजेंट, क्योंकि जो कोड है वो टेंजेंट का काम कर रही है। जो AB कोड है वो क्या काम कर रही है छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का, तो OP परपेंडिकुलर होता है किस पर AB पर, तो OPB अपने पास क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिख देना भले सिंस करके चाहो तो भैया OP जो परपेंडिकुलर होगा किस पर AB पर, तो इसके कारण क्या हुआ OPB जो है
वहां हम यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं, पीजीडी। और पीजीडी यूज करेंगे तो सिंपल सा ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, ये हो गया। ओबी कितना है मुन्ना, 5 का स्क्वायर, ओपी कितना है 3 स्क्वायर, और पीबी की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, पीबी स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज 9 प्लस का इधर आया माइनस का 9 इक्वल टू कितना हो गया पीबी स्क्वायर। 25 9 मतलब 16, पीबी स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर से स्क्वायर इधर आया कितना हो गया अंडर रूट 16, पीबी की वैल्यू कितनी हो गई 4। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पीबी की वैल्यू कितने आने वाली है अपने पास 4। अब हमें एक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगी कि भैया जो रेडियस होती है, जो रेडियस होती है वो बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है किसको, बाइसेक्ट द कोड, किसको बाइसेक्ट करती है, कोड को। इसका मतलब जो ए बी है वो पीबी का क्या होने वाला है, डबल। पीबी कितना अपने पास 4, तो 4 टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो कोड की जो लेंथ थी वो कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, जो कि बहुत सिंपल था। और इसी ये भी पीजीडी की हेल्प से, लगभग हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पीजीडी की हेल्प से हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, भैया ध्यान सुनना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा सिंपल है और डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग का ध्यान रखना है। अ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटर है जिसको किस पर बनाया गया है, सर्कल पर बनाया गया है। देखो आपके पास डायग्राम भी है कि सर्कल पर एक क्वाड्रिलेटर को क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल होता है ए डी प्लस बी सी के। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूफ। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और इतना मजेदार क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ एक थ्योरम के बेसिस पर होने वाला है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बच्चों से डायग्राम नहीं बनता है, देखना यहाँ पर भी हम बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप डायग्राम बनाओ तो आपको क्या करना है, पहले सर्कल बनाना है, उस सर्कल के बाद बनाना है आपको क्वाड्रिलेटर। क्या बनाना है मुन्ना, क्वाड्रिलेटर। और उस क्वाड्रिलेटर में ध्यान रखना है कि उसकी जो चारों जो साइड हो वो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट हो। क्या हो, टेंजेंट, टेंजेंट के अलावा और कुछ नहीं हो, ठीक है। बाहर भी नहीं जाए और बहुत ज्यादा जो उसकी साइड है वो अंदर भी ना हो, सिर्फ वन पॉइंट पे क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने बना दिया, आपको इतनी सावधानी से बनाना है। उसने कहा कि भैया 4 आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये आपका क्वाड्रिलेटर था एबीसीडी। इसके जो पॉइंट है वो 4 पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। किसको, पी पर, इसको क्यू पर, इसको आर पर और इसको एस पर। ध्यान देना, पी क्यू आर एस 4 अपने क्या हो गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमें क्या प्रूफ करना है वो हम लिखेंगे बाद में। पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट द सर्कल एंड क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, क्योंकि अपन ने उसके ऊपर क्या कर दिया, सर्कमस्क्राइब। हमें लिखना है कि भैया पॉइंट पी क्यू आर एस, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एंड एस टच द, या फिर ऐसा लिख दो, इसको लिखो कि भैया क्वाड्रिलेटर एबीसीडी एंड साइड ए बी बी सी सी डी और डी है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए टच द सर्कल एट, किस कौन कौन से पॉइंट पर कर रही है, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एंड एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। पी क्यू आर एस पर ए बी कहां पर टच कर रही है, पी पर, बी सी कहां टच कर रही है, क्यू पर, सी डी कहां टच कर रही है, आर पर, और डी ए कहां टच कर रही है, एस पर। हमें क्या प्रूफ करना है उसको लिखते हैं हम, वी प्रूव दैट। उन्ना ध्यान सुनना, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल होता है किसके, बी सी प्लस ए डी के। क्वेश्चन को ध्यान समझना, क्योंकि इसके बेसिस पर एक और जो क्वेश्चन है वो भी होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसी क्वेश्चन के जैसा जो एक और क्वेश्चन है वो जो है आपका, वो ये वाला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 और आपका क्वेश्चन नंबर 8 लगभग सेम वर्डिंग है, सिर्फ 2 एक लाइन चेंज होने वाली है, उस पर ध्यान देना थोड़ा।
तो हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर अपने हमको जो प्रूफ करना है वो लिख दिया है। थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि ये सर्कल है अपना और ए जो पॉइंट है एज ए एक्सटर्नल पॉइंट रोल कर रहा है, तो ये ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो एपी और एएस एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, मतलब टेंजेंट है, तो एपी और एएस कैसे होने वाले हैं? इक्वल, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है तो कैसे होने वाली है? इक्वल। ध्यान सुनना, तो एपी और एएस इक्वल हो गया। अगर आप बी पॉइंट से देखोगे तो बीपी और बीक्यू ये भी कैसे होने वाली है आपकी? इक्वल, ठीक है। अगर आप सी पॉइंट से देखते हो तो सी क्यू और सी आर भी कैसे होने वाली है? इक्वल। फिर आप पॉइंट डी पर जाकर के देखते हो तो डी और एस आर भी डी एस भी कैसे होने वाले हैं? इक्वल। मतलब अगर हम सपोज कर लें कि क्वाड्रिलेटर के चारों जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट इक्वल, ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट इक्वल, ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट इक्वल, ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट कैसी होती है? इक्वल। यही वाला कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। ध्यान से सुनना क्या करना है। अगर हम फ्रॉम पॉइंट ए से लेते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए से, फ्रॉम पॉइंट ए से, तो क्या होने वाला है? एपी एएस इक्वल, एपी और एएस कैसे हो गए? इक्वल। एक बार चाहो तो आप उसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली जो टेंजेंट होती है कैसे होती है? इक्वल, है ना। वो जो अपने जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर सेकंड पूरी यहाँ पे लिख देना। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट। फिर हम अगर बात करें फ्रॉम पॉइंट बी से, फ्रॉम पॉइंट बी से, तो बीपी और बीक्यू कैसे होने वाला है? इक्वल। मतलब बीपी और बीक्यू कैसे होने वाला है? इक्वल। इसको क्या नाम देंगे? इक्वेशन नंबर 2। और आते हैं आगे। अगर हम फ्रॉम पॉइंट सी से बात करें तो फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी से, तो सी क्यू और सी आर कैसे होने वाले हैं? इक्वल। तो सी क्यू और सी आर कैसे होने वाले हैं? इक्वल। इक्वेशन नंबर इसको क्या नाम दे देंगे अपन? 3। अगर हम फ्रॉम पॉइंट डी से अगर बात करें तो क्या होगा? ये रहा डी, तो डी आर और डी एस कैसे होने वाला है? इक्वल। तो डी आर उधर लिखना, डी आर और डी एस कैसे होने वाला है? इक्वल। इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे इसको? 4। मैंने डी आर इस साइड लिखा ना और डी एस इस साइड लिखा, क्यों? क्योंकि हम जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमें यहां पर यूज होने वाला है। एक और चीज, इसमें सी क्यू उधर लिखना और सी आर इधर लिखना। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है, बट हम जब ऐड करेंगे तो वहां हमें कंफ्यूज ना हो जाए, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप ध्यान रखोगे तो सी आर और सी क्यू कैसे होने वाले हैं? इक्वल हो गया। फिर उसके बाद डी आर और डी एस कैसे होने वाले हैं? इक्वल। तो आप डी आर और डी आर को फिर इधर ही लिख दो, है ना। डी आर और डी एस कैसे होने वाले हैं? इक्वल। सर आप भी कंफ्यूज हो रहे हो भैया, इसलिए अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन सुनना। अगर हम इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एपी एएस के इक्वल है, बीपी बीक्यू के इक्वल है, सीआर सीक्यू के इक्वल है, डीआर डीएस के इक्वल है, हमने चारों पॉइंट से जाकर के एक ही थ्योरम यूज करी कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली जो लाइंस जो टेंजेंट होती है वो कैसे होती है? इक्वल होती है। इसी को हम यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? दोनों को, चारों के इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड क्या कर देंगे? फोर्थ। चारों इक्वेशन को क्या कर दो? सम। तो एलएचएस में एलएचएस को ऐड करेंगे, आरएचएस में आरएचएस को। एपी प्लस बीपी, ये हो गया आपका एपी प्लस बीपी प्लस, अब क्या बच रहा है? सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर, एलएचएस 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 हमने क्या कर दिया? प्लस। आरएचएस में इक्वल है, उधर आपके पास जगह नहीं रहेगी तो आपको इधर लिखना है एएस प्लस बीक्यू, एएस प्लस बीक्यू प्लस इधर क्या होने वाला है? सीक्यू प्लस डीएस। अब आपको मुन्ना समझ में आएगा हमने ऐसा क्यों करा था। हमारे पास जब चार इक्वेशन बन गई, एलएचएस 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 में एलएचएस प्लस कर दिया, आरएचएस 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 में क्या प्लस कर दिया हमने? आरएचएस। अब क्या करना है? ध्यान सुनो, एपी प्लस बीपी, इसका एक पेयर बना लो। क्या बना लो? इसका एक पेयर, कि भैया एपी प्लस बीपी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ध्यान सुनना, ये रहा आपका एपी और ये रहा आपका बीपी, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? एबी, जो कि हमको प्रूफ करने में यही लाना है। जरा ध्यान से देखो क्या लाना है अपने को? एबी प्लस सीडी लाना है। तो एपी प्लस बीबी को प्लस करेंगे, एपी प्लस बीबी को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? एबी। सीआर और डीआर, ये रहा आपका सीआर और ये रहा आपका डीआर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? सीडी। मतलब इसका भी पेयर कंप्लीट हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि कंफ्यूज मत होना लिखने में, एक साइड ऐसे लिखना कि ताकि हमको प्लस करें तो हमारे पास एक पूरी लाइन बन जाए, एक पूरी साइड बन जाए। अब एक और देखो, एएस और डीएस दोनों अलग अलग है, एएस और डीएस, ये दोनों क्या बना लेंगे अपने? एडी। तो एक इसका और इसका पेयर हो गया।
बी क्यू और सी क्यू का तो बन ही रहा है, बी क्यू और क्या बन रहा है सी क्यू, इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी अपने पास बी सी। तो आपका आंसर आ गया एपी प्लस पीबी क्या होने वाला है ए बी, प्लस सी आर और डी आर क्या होने वाला है सी डी, ए एस और डी एस क्या होने वाला है आपका ए डी, और बी क्यू और सी क्यू क्या होने वाला है आपका बी सी। यही आपको क्या प्रूफ करना है, यही आपको क्या करना है प्रूफ। समझ गए कि भैया ए बी प्लस सी डी बी सी प्लस ए डी के बराबर होता है, ए बी प्लस सी डी जो होता है वो बी सी प्लस ए डी के क्या होता है बराबर होता है। क्या करा आपने इस पूरे क्वेश्चन में, तो सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली जो टेंजेंट होती है वो कैसी होती है इक्वल, चार इक्वेशन बनेगी, चारों इक्वेशन को क्या करना है आपको ऐड करना है, जैसे आप ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8। अब हम अगर चलें क्वेश्चन नंबर किस पर 9 पर, जो कि थोड़ा सा मजेदार होने वाला है और साथ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमें से कह रहा है कि भैया एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, भैया डायग्राम समझते जाना, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, दोनों की दोनों टेंजेंट कैसी है भैया पैरेलल, एक्स वाई और एक्स डैश क्या है पैरेलल है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, किसके साथ भैया सेंटर ओ के साथ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और आपने टेंजेंट ड्रॉ कर ली है यहाँ पर ए बी, जो कि पॉइंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना होने वाला है आपके पास सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है बी पर। आपको क्या प्रूफ करना है सब में, आपको प्रूफ करना है ए ओ बी जो एंगल होने वाला है ये कितना होने वाला है 90। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे बच्चों को क्वेश्चन को इस देख करके डर लगता है। भैया क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, पहले उसको देखो समझो और फिर उसको करने का प्रयास करो। पहले से देख के अगर डरोगे तो काम मैथ्स कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ्स कह सकते हैं कि मैथ्स जो है वो डरने वालों को नहीं आता है, करने वालों को आता है। तो हम सपोज कर लेते भैया यहाँ पर अपने पास एक टेंजेंट एक्स वाई, यहाँ जो टेंजेंट है अपने पास क्या है एक्स डैश वाई डैश, तो ये हमारे पास दोनों की जो दोनों टेंजेंट है वो क्या होने वाली है पैरेलल। तो भैया दो टेंजेंट अपन ने क्या कर दिए ड्रॉ, एक अनदर टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच कर रही है पॉइंट सी पर, ये हमारे पास क्या हो गया पॉइंट सी हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमारे पास क्या हो गया सेंटर। इस पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में उसने कहा कि भैया पी क्यू भी अपने पास क्या है, पी क्यू भी क्या अपने पास एक डायमीटर। तो भैया हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो अपने पास एक लाइन होने वाली है, जो लाइन होने वाली है वो क्या होने वाली है पी क्यू, तो ये अपने पास पी क्यू क्या हो गया है डायमीटर, क्योंकि डायमीटर पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो पैरेलल ही होती है। अभी अपने प्रूफ भी किया, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि यहां से जो टेंजेंट ने ए ओ बी, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ऐसा हमारा क्वेश्चन था कि भैया ए बी जो टेंजेंट है एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है ए पर और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर बी पर। आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो है ये 90 का है, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का है 90 का। इसके लिए क्या करेंगे सर, इसके लिए थोड़ी सी आपकी माथा बच्ची बढ़ जरूर जाती है, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान सुनेंगे। तो दे रखा है भैया जो दे रखा है उसको लिख देते हैं गिवन दैट, क्या दे रखा है, तो गिवन दैट में भैया एक्स डैश वाई डैश, एक्स एंड एक्स डैश वाई डैश, दो अपने पास क्या है टेंजेंट, ये हो गए अपने पास दो टेंजेंट, ठीक है। फिर उसने ए बी एक और टेंजेंट दी है जो कि पॉइंट सी पर टच कर रही है। हमें क्या प्रूफ करना है, वी प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी है वो कितने डिग्री का हो रहा है 90 डिग्री का। सर इसके लिए करेंगे क्या, तो देखते हैं मुन्ना, आ जाओ। नाउ एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है, कोई बात नहीं। पहली चीज हम इसमें एक छोटा सा काम करेंगे कि भैया ओ को सी से कनेक्ट करेंगे, है ना, ड्रॉ करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ओ सी हमको यहां पर क्या करना है बनाना। ऐसा क्यों किया, अब ऐसा जैसे ही हमने किया तो हमको यहाँ पर चार ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, दिख रहे हैं आपको चार ट्राइंगल। एक आपको दिख रहा है ओपीए, ओ ए सी, ओ बी सी और ओ बी क्यू। इन चार ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं या कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम होने वाला है। ए ओ बी हमको 90 प्रूफ करना है, इसका ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं भैया कंस्ट्रक्ट अपन ने किया है, तो अपन लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट ओसी। आपने क्या बनाया ओसी, ठीक है। अब इसके बाद सर, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, आराम से अच्छे से दिख रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्राइंगल
OPA, ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OAC में, ट्राइंगल OAC में ध्यान सुनना मैं क्या करने वाला हूं। मैं पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। अगर OPA और OAC को अगर देखेंगे तो यहां पर क्या इक्वल आ रहा है, ध्यान सुनना। ये अगर पॉइंट A है एक्सटर्नल पॉइंट का, तो यहां से ड्रॉ की जाने वाली जो लाइन होती है टेंजेंट, वो कैसी होती है, इक्वल। मतलब AP और AC दोनों की दोनों क्या है अपने पास, टेंजेंट, और कैसे होने वाली है, इक्वल। दूसरा, OP और OC क्या होने वाली है, रेडियस। तो मतलब OP और OC क्या होने वाली है अपने पास, रेडियस। इसका मतलब OP और OC कैसे हो गए, इक्वल। फिर हम देखें तो इस वाले ट्राइंगल में भी OA है और इस वाले ट्राइंगल में भी क्या अपने पास OA। तो OA क्या आ गया अपने पास, कॉमन। साइड 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 बाय साइड 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 रूल से अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। मतलब ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, OAC के। और हम 9th में पढ़ करके आए हैं भैया, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो एंगल होगा POA, एंगल POA इक्वल होगा किसके, AOC के। किसके इक्वल होगा, AOC के। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन तो बताओ, हमें तो ये प्रूफ करना है। थोड़ी देर और थियरी रखिए, उसका भी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल को भी सिमिलर कॉन्ग्रुएंस बताने वाले हैं। तो ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OBQ में है ना, OQB जो भी आप लिखना चाहो। फिर से तीन चीजें, वही तीन चीजें जो अपने बताया। B अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो BQ और BC कैसे होने वाले हैं, इक्वल, क्योंकि टेंजेंट है। OC और OQ क्या हो जाएंगे, ये भी कैसे हो गए, इक्वल, क्योंकि रेडियस है। फिर अगर आप बात करोगे तो OB क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमन। तो OB क्या हो गया आपके पास, कॉमन। ध्यान सुनना है, पहले हमने ऊपर वाले दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया, उससे हमने ये दो एंगल क्या बताए, इक्वल। फिर हम नीचे वाले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। अब दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। तो OBC कॉन्ग्रुएंस हो गया है किसके, OQB के। इससे क्या होगा, तो इससे ये हो रहा है मुन्ना कि एंगल COB, एंगल COB इक्वल होगा किसके, QOB के। किसके इक्वल होगा, QOB के। ध्यान सुनना, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम दे रहे हैं, 2। ये भी बाय CPCT से, ये भी बाय CPCT से। ऐसा क्यों किया, अब जरा ध्यान सुनना। हमारे पास PQ क्या एक लाइन है, मतलब डायमीटर है, और अगर ये लाइन है POQ, इस पर बने ये चारों एंगल का अगर हम सम कर देते हैं तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ध्यान है, हम लाइन पर बने सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। अगर मैं यहां सपोज कर लेता हूं कि POQ इज अ लाइन, POQ क्या अपने पास लाइन, तो लाइन पर बने चारों एंगल का सम, मतलब POA, एंगल POA प्लस AOC, एंगल AOC प्लस COB, एंगल COB प्लस QOB, एंगल QOB, सबका सम कितना होने वाला है, 180। इस चीज को ध्यान रखना है, तब आपको समझ में आएगा कि हम यहां पर जो ये लॉजिक लगा रहे हैं क्यों लगा रहे हैं। अगर हम यहां पर देखें तो POA, AOC, COB, QOB सब इक्वल है, मतलब सब का सम कितना हो रहा है, 180। यहां देखो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में POA किसके इक्वल है, AOC के। हमें चाहिए क्या, हमें AOB अगर हमको 90 प्रूफ करना है तो AOC और COB इन दोनों को सम करना पड़ेगा, मतलब इसका और इसका कोई काम नहीं है, POA का और QOB का कोई काम नहीं, इसको रिप्लेस करना है। तो देखो POA किसके इक्वल है, AOC के। POA किसके इक्वल है, AOC के। तो मैं POA को रिप्लेस कर रहा हूं किसके, AOC से। POA किसके इक्वल है, AOC के, तो POA को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, AOC से। यहां पर क्या लिखा हुआ अपने पास, AOC लिखा हुआ है, प्लस COB और QOB में देखो हमें क्या चाहिए, COB, तो QOB का कोई काम नहीं है, QOB किसके इक्वल है, COB के। तो भैया COB लिखा हुआ है, ये लिखा रहने दो, इस QOB को भी किससे रिप्लेस करेंगे हम, COB से। तब सबका सम कितना हो गया, 180। जरा ध्यान देना, AOC कितना हो गया अपने पास, 2AOC प्लस COB कितना हो गया अपने पास, 2COB इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, 180।
अगर देखें तो भैया 2 और 2 का सम कितना हो गया, 2 कॉमन ले लिया, AOC और COB को प्लस करो, ये रहा AOC और ये रहा COB, दोनों को अगर, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास AOB। तो अगर हम यहाँ देखें तो भैया AOC और COB, एंगल AOC और COB इक्वल टू कितना आ रहा है 180। इन दोनों को अगर सम कर दोगे तो वो बनने वाला है आपके पास AOB। 2 मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो किसमें हो गया, डिवाइड में, कैंसिल करोगे तो जो AOB है वो कितना आ रहा है आपके पास 90। कितना आ रहा है 90। और हमें यही प्रूफ करना था कि भैया जो एंगल AOB बन रहा है वो कितना बन रहा है अपने पास 90। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारा इतना सा है कि भैया जो AOB अगर 90 प्रूफ करना है तो इन दोनों एंगल को इक्वल करना है, इन दोनों एंगल को इक्वल करना है, उसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंस वाली प्रॉपर्टीज यूज करना होगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या हो जाता है यहाँ पर खत्म। लैंग्वेज पूरी आपको यही लिख के आना तो ही आपको 3 या 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इससे रिलेटेड ही है, देखिए जरा ध्यान से। लिखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। वर्ड पे ध्यान देना, क्या लिखा उसने यहाँ पर, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल का सम सभी को ध्यान है कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं अपने सप्लीमेंट्री। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। वो कह रहा है कि भैया आपको क्या करना है, आप एक टेंजेंट ड्रॉ, दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं अपन। ये रहा आपका सर्कल। क्वेश्चन में कह रहा है वो कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमने ये दो टेंजेंट क्या कर दिए, ड्रॉ कर दी है। ये क्या है, सप्लीमेंट है। टू एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। अगर हम यहाँ पर एक सेंटर सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं, O। यहां पर अगर देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करने वाली लाइन, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, यहां जो एंगल सबटेंड करेगी और यहां जो एंगल सबटेंड करेगी, वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसा अपने को प्रूफ करना है। मतलब अगर देखा जाए तो ये P है टेंजेंट और PB भी क्या हो गया आपके पास टेंजेंट। क्वेश्चन ये है कि दो टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन कौन सी हो गई, AB। यहां जो एंगल सबटेंड करेगी, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी, वो दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, सप्लीमेंट्री होने वाले हैं। ऐसा अपने को क्या करना है, प्रूफ करके उसको बताना है। तो सर इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द सर्कल विथ सेंटर क्या हो जाएगा आपके पास O। अगर देखा जाए तो OA एंड OB अपने पास क्या हो गई है, रेडियस। OB क्या हो गई अपने पास, रेडियस। फिर साथ में हमारे पास जो PA है एंड PB है, वो क्या हो गए अपने पास दो टेंजेंट। ये दोनों के दोनों क्या हो गए अपने पास टेंजेंट। हमें प्रूफ क्या करना है, तो वी प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है APB एंगल APB प्लस AOB एंगल AOB, अगर इनका सम करें तो कितना आ जाए 180। क्योंकि 180 आ गया, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हाँ तो भैया हमें जो प्रूफ करना था कि APB और AOB कितना होने वाला है 180। इसके लिए क्या करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनना क्या करना है। हमें अच्छे से ध्यान है कि भैया जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 होगा। OB भी यहाँ पे क्या होने वाला है 90। ये हम काम अच्छे से कर आए, तो अपन लिखेंगे सिंस करके कि जो OA है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, PA पर। तो परपेंडिकुलर होगा किस पर, PA पर। इसका मतलब OAP एंगल OAP कितना होने वाला है 90। इसी प्रकार अगर देखा जाएगा तो हमारे पास एक और चीज, OB परपेंडिकुलर किस पर, PB पर। तो OB परपेंडिकुलर होगा किस पर, PB पर। इसका मतलब OBP जो होगा वो भी कितना होगा 90। चूंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसलिए
अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो हमारे पास क्वाड्रिलेटर ओ ए पी बी बन रहा है, क्वाड्रिलेटर ओ ए पी बी बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम अभी एग्जांपल पे ऑब्जेक्टिव में कर आए स्टार्टिंग में। तो भैया ओ ए पी बी, ओ ए पी बी अगर क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 180 होगा। तो भैया ओ ए पी एंगल ओ ए पी प्लस पी ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस ओ बी पी एंगल ओ बी पी प्लस ए ओ बी एंगल ए ओ बी, चारों का यदि हम सम करेंगे तो कितना होगा मुन्ना 360। सर इसके बाद क्या भैया OAP कितना था आपका 90, ये 90 लिख दिया। APB हमको नहीं पता है अभी, प्लस OBB कितना है 90 प्लस AOB हमको नहीं पता है अभी, इक्वल टू कितना हो गया 360। अगर 90 प्लस करता हूं 180 होगा, 180 प्लस का उस साइड गया तो माइनस का, इधर क्या बचेगा अपने पास APB प्लस इधर क्या बचने वाला है AOB इज इक्वल टू 360 लिखा हुआ है। 90 प्लस 180 उधर गया तो माइनस का 180। सर इससे होने वाला क्या देखना, APB प्लस AOB अगर देखा जाए 360 में से 180 माइनस करा कितना है 180। अगर हमें देखा जाए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ यही तो करना था कि भैया टेंजेंट के द्वारा जो एंगल बन रहा है उनके बीच में और जो लाइन है AB जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रही है वो ये वाला एंगल, इसका सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम करोगे तो कितना होगा 180। तो हमने प्रूफ कर दिया कि भैया APB ये रहा APB और AOB दोनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 180। और ये हमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, हम ऑब्जेक्ट में भी कर करके आए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 8 की कॉपी है। देखो क्या करना है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस। हमें प्रूफ करना है कि भैया थोड़ा सा अगर डायग्राम चेंज कर सको तो बस इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको डायग्राम चेंज करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। सपोज करो कि हमें प्रूफ करना है कि रोम्बस है। मैं देखो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन सेम होने वाला है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या करना है सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। ये हमने सर्कल बना लिया, इस पर आपको क्या ड्रॉ करना है, इस पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। और पैरेललोग्राम का बोला है तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो एंगल मतलब जो साइड है वो एकदम कैसी हो जाए, बिल्कुल पैरेललोग्राम जैसी, ऐसे बिल्कुल जैसे कि आपने क्या बना दिया उस पर एक स्क्वायर। ठीक है, वैसे हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है रोम्बस है। ठीक है, तो अगर ये भैया आपका A, ये B, ये C और ये क्या हो गया आपका D, कौन से पॉइंट पर P पर, Q पर, R पर और S पर क्या कर रहा है टच। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम चेंज किया, आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा काम होगा, सिर्फ यहां पर जो आपको प्रूफ करना था वो लैंग्वेज आपको क्या करना है चेंज। क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि जो ABCD जो है पैरेललोग्राम वो भैया रोम्बस है। क्या है रोम्बस। और अगर ऐसा रोम्बस इसको प्रूफ करना है तो इतना काम तो आपको फिर से करना पड़ेगा। मतलब यही कि फ्रॉम पॉइंट A से APS इक्वल है, फ्रॉम पॉइंट B से BQ और BP इक्वल है, फ्रॉम पॉइंट C से CQ और CR इक्वल है, और फ्रॉम पॉइंट D से DS और DR कैसे इक्वल। चारों इक्वेशन को अपने क्या करना है ऐड करना है। लास्ट में आप फाइनल यहां पूछोगे कि भैया AB जो है AB प्लस CD इक्वल होता है किसके AD प्लस BC के। इतना काम तो आपको क्या करना है यहां तक करके आना, समझे, इतना काम आपको करके आना। यहां पर जब आ जाए तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देना फर्स्ट। इतना काम करने के बाद अब क्या करेंगे सर, इसके बाद एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। चूंकि उसने कहा है कि एक ABCD पैरेललोग्राम है, सिंस उसने कहा है कि भैया ABCD जो है वो क्या है इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड इक्वल। इसका मतलब ये हुआ ABCD के इक्वल है, ABCD के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। एंड अगर देखा जाए पैरेललोग्राम ही है, इसका मतलब BC AD के इक्वल है। मतलब BC जो है वो किसके इक्वल है AD के। इसको अगर इक्वेशन नंबर में 2 नाम दे देता हूं तो क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके देखना, जरा ध्यान सुनना है। ABCD के इक्वल है, CD को रिप्लेस कर देता हूं, CD पर भी क्या पुट कर देता हूं AB। तो देखना बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट
CD को रिप्लेस करूंगा, AB तो लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, प्लस CD को रिप्लेस करा किससे, AB से, ये कर दिया AB से, इक्वल टू AD एज इट इज रखता हूं, AB के साथ में BC को AD को रिप्लेस करता हूं, AD किससे भैया, BC से रिप्लेस कर देता हूं, तो AD को हटा के पुट कर दिया BC, इधर भी कितना हो गया BC, जरा ध्यान सुनना, AB कितना हो गया वरना 2AB, BC क्या हो गया भैया 2BC, जरा ध्यान सुनना, 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल हो गया है किसके, BC के, AB इक्वल हो गया है किसके, BC के, AB इक्वल हो गया है किसके, BC के, जरा ध्यान सुनना, AB इक्वल हो गया है किसके, BC के, AB CD के इक्वल था ही क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो BC भी CD के इक्वल हो गया, CD के इक्वल हो गया तो CD AD के भी इक्वल हो गया क्योंकि BC और AD इक्वल है, इसका मतलब चारों साइड क्या हो गई, इक्वल, और जब चारों साइड इक्वल हो जाए, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ऐसे ही होता है इस टाइप से, लेकिन चारों साइड अगर इक्वल हो गई, चारों साइड अगर इक्वल हो गई, इसका मतलब फिर वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रोम्बस, क्या हो जाएगा, रोम्बस। लॉजिक है समझने वाला कि अगर AB BC के इक्वल आ गया है, AB BC के इक्वल आ गया है, इसका मतलब उसकी चारों साइड इक्वल हो गई है, AB BC CD और DA चारों साइड कैसी आ गई, इक्वल, और जब चारों साइड इक्वल आ जाए और चूंकि वो पैरेललोग्राम था इसलिए क्या हो जाएगा आपका ABCD, हेंस करके लिख देना, हेंस ABCD इज अ रोम्बस, क्या होगा भैया, रोम्बस, क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गई, वो पैरेललोग्राम तो था ही सही। तो क्वेश्चन नंबर 8 करो, क्वेश्चन नंबर 11 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान सुनना है ना, सिर्फ छोटी सी जो वर्डिंग है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बचने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक डायग्राम दे रखा है, बच्चों को यहाँ तक कि CBSE में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, मैं जैसे बता रहा हूँ वर्डिंग समझोगे तो बहुत सिंपल होने वाला क्वेश्चन। देखना, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉ टू अ सर्कमस्क्राइब, एक सर्कल पर एक ट्राइंगल ABC अपने क्या करना है, ड्रॉ करना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD अपने पास क्या है, सेगमेंट का है भैया BD, ये रहा BD, कितना है अपने पास, और BC डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D, BC जो डिवाइड है किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, D के द्वारा, तो लेंथ BD की कितनी है 8 सेंटीमीटर, DC की कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये डायग्राम में दे रखा है। रिस्पेक्टली फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC, AB और AC साइड आपको क्या करना है, फाइंड। आप भी समझोगे कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन वर्डिंग के तौर पर देखा जाएगा तो थोड़ी सी वर्डिंग जरूर बड़ी होने वाली है। ध्यान सुनना, क्या है क्वेश्चन अपना, एक सर्कल है जिस पर कि एक ट्राइंगल ड्रॉ है, क्या ड्रॉ है, इस पर एक ट्राइंगल, ये रहा आपका क्या हो गया, ट्राइंगल, ये रहा आपका क्या हो गया भैया, ट्राइंगल, मतलब एक सर्कल पर एक ट्राइंगल आपने क्या कर दिया, सर्कमस्क्राइब कर दिया, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। जैसे बता रहा हूं, ध्यान सुनना है, एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में कहा उसने सर्कल पर जो रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये हुआ, ये जो रेडियस है ये कितनी होने वाली है अपने पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। BC जो है वो टच कर रही है, अच्छा B उधर बनाया उसने ना, तो B अपन भी इधर बना देते हैं ताकि अपन भी कंफ्यूज ना हो। तो भैया BC में इधर B दे रखा है, इधर क्या दे रखा है D, और कहां पर टच कर रहा है वो D पर, तो BD जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और जो CD है वो कितना है, CD कितना है अपने पास 6 सेंटीमीटर, CD कितना है भैया 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भैया AB की लेंथ कितनी होगी और AC की लेंथ कितनी होगी। सर कैसे करेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो भैया गिवन दैट करके जो दे रखा है उसको तो लिख देते हैं, गिवन दैट क्या क्या दे रखा है, तो रेडियस दे रखी है OD, रेडियस दे रखी है OD कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, फिर उसने दे रखा है DB, तो DB कितना दे रखा है उसने 8 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है उसने DC कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, तो वी फाइंड AC एंड AB हमको क्या करना है फाइंड। इसके लिए क्या करेंगे, माता बच्ची पूरी तरह देखना। सबसे पहली चीज आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर क्या है सही, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सर्कमस्क्राइब है उस पर, तो ये भी रेडियस होने वाली है और ये भी क्या होने वाली है, रेडियस। इसका मतलब ये हुआ, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, और ये भी कितना हो गया 4। कितना अच्छा लग रहा है डायग्राम,
ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये भी कितना हो गया 4। अब याद करो हमने जो सेकंड थ्योरम जो प्रूफ करी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट इक्वल होती है। अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6। कोई समझने वाली बात? सपोज कर लो कि ये डी है, तो इसको क्या नाम दे दो आप, इसको क्या नाम दे दो, इसको नाम दे दो ई, और इसको क्या नाम दे दो एफ। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ई एफ नाम दे दो कि भैया ए बी सी डी सर्कल ट्राइंगल है, सर्कल पर क्या सर्कमस्क्राइब है, यहाँ पर डी पर टच कर रहा है तो यहाँ पर ई, और यहाँ पर क्या इस पर टच कर रहा है एफ पर। अगर सी डी 6 है तो सी एफ भी कितना होगा 6, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट इक्वल होती है। दूसरा, अगर डी बी 8 है तो इधर भी कितना होगा भैया, बी ई भी कितना होगा 8। हमें जो फाइंड करना था ए सी और ए बी, उसकी आधी आधी साइड आ गई है। बचा कितना सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये कहीं से अगर आ जाए, क्वेश्चन समझना, ये पोर्शन अगर कहीं से आ जाए हमारा क्वेश्चन खत्म। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? इसको मैं सपोज कर लेता हूं ये x है, तो अगर पॉइंट एक्सटर्नल a से देखा जाए तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x, कितना होगा x, कितना होगा x, ये भी कितना होगा भैया x। समझे पिक्चर? मतलब अगर आपको a भी फाइंड करना है तो आपको x की वैल्यू होना x प्लस क्या हो जाएगा आपका 8। पूरी अगर साइड को देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 8, और इधर अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 6। अगर ऐसा डायग्राम अगर आप बनाकर आ गए ना तो ये मान के चलो कि वो चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि वाह यार इतना नॉलेज है इसको। देखते जरा ध्यान से क्या करना है इसके लिए। सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका हम जो जनरली यूज करने वाले हैं कि अगर देखा जाए तो हमारे पास, अगर मैं इसको यहां पर ऐसे ज्वाइंट कर लेता हूं, ऐसे देखना, ये सेंटर और ये सेंटर से अपने वर्टिस अपन ने ज्वाइन कर लिए। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास यहां पॉइंट अगर सपोज कर लो कि O है, तो देखना COA ट्राइंगल दिख रहा है, देखना COB दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, POA ये भी एक ट्राइंगल दिख रहा है। मतलब एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल ये है। 3 ट्राइंगल है। इन 3 ट्राइंगल से मिलकर के एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। समझ आ रही विचार? इन 3 ट्राइंगल से मिलकर के एक बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक। दूसरी चीज, इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 साइड दे रखी है, ए बी, बी सी और सी डी। ए सी कितना है x प्लस 6, ए बी कितना है x प्लस 8। इसको अगर BC को देखा जाए तो 6 प्लस 18 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। समझे? अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूंगा हेरोन्स फॉर्मूले से, क्योंकि तीनों साइड गिवन है। दूसरा, फिर इसी बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से फाइंड करूंगा, तीनों ट्राइंगल का अलग अलग निकाल के और उनको प्लस करूंगा। ध्यान सुनना, पहले हम पहला तरीका अपनाते हैं, उसके बाद दूसरा समझते हैं। हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करने वाले हैं। ध्यान सुनना है। तो इन ट्राइंगल एबीसी में AC जो है वो कितना हो रहा है x प्लस 6। AB जो है AB है वो कितना हो रहा है अपने पास x प्लस 8, और जो BC है वो हमारे पास कितना हो रहा है 14 सेंटीमीटर। अगर हमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने को इसका एरिया फाइंड करना है, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूले से कर पाएंगे अगर तीनों साइड गिवन है तो। हेरोन्स फॉर्मूले से अगर हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। क्या निकालना होगा? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों साइड का सम। तो तीनों साइड का सम करो मुन्ना। a क्या है अपने पास x प्लस 6, b क्या है अपने पास x प्लस 8, और c क्या अपने पास 14। अगर हम तीनों को सम करें 2 से डिवाइड करें, ध्यान सुनना है, सेमी पेरीमीटर क्या आ रहा है, x और x कितना हो गया 2x, 6 और 8 14, 14 और 14 कितना हो गया 28 अपॉन कितना हो गया 2। अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालता हूं तो s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल x, और 2 14 से कितना हो जाएगा आपके पास 28। मतलब सेमी पेरीमीटर कितना आ गया मुन्ना x प्लस 14। अब तीनों साइड आपके पास है a b c और सेमी पेरीमीटर भी है। हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर लो, तो हम यहां लगाएंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या है हम सभी को ध्यान है, नहीं ध्यान हो तो अभी ध्यान कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में जरा ध्यान सुनना, अंडर रूट एस ब्रैकेट s माइनस a
एस माइनस बी और एस माइनस सी। जरा ध्यान सुनना है, क्वेश्चन थोड़ा करने का तरीका अलग रहने वाला है इसमें। हम देखेंगे अगर यहां पर तो क्या होने वाला है, एस कितना है, ए से एक्स प्लस 14, ए से एक्स प्लस 14 ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है सर। ए से कितना अपने पास एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है, ए है एक्स प्लस 6, ये हो गया आपके पास एक्स प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। फिर देखना एस कितना आपके पास एक्स प्लस 14 ये हो गया, माइनस बी कितना है एक्स प्लस 8 ये हो गया आपके पास एक्स प्लस 8 क्या कर दोगे माइनस, फिर ब्रैकेट थोड़ा और बढ़ाना, फिर s क्या है आपके पास s प्लस 14 और c क्या है, c तो अपने पास 14 था तो ये आपने क्या पुट कर दिया यहाँ पर 14, समझे कि नहीं, c कितना था 14, ये 14 हो गया। सर ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा अगर इसका आंसर लाना है तो। x प्लस 14 अपने पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जरा ध्यान सुनना, माइनस अंदर गया, माइनस का x क्या हो गया कैंसिल, एक और स्टेप आपके लिए बढ़ा देता हूं, 14 ये लिखा हुआ है, माइनस अंदर गया, माइनस का x माइनस माइनस प्लस 6, फिर देखना x प्लस 14 लिखा हुआ है एज इट इज, माइनस अंदर गया माइनस x माइनस 8, फिर देखना एक अच्छा 14 माइनस का कट गया कितना बचा सिर्फ x। अब देखो आपका आंसर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कैसे, x प्लस 14 तो लिखा हुआ है ब्रैकेट में एज इट इज लिख रहने देना, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 14 प्लस 6 हो गया मुन्ना 20, 14 माइनस 8 हो गया मुन्ना 6 और कितना बचा अपने पास x। अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो जरा ध्यान से सुनना, अपने पास अपन ने गलती कर दी कि भैया b कितना अपने पास x प्लस 6 है, b कितना अपने पास x प्लस 8 है, a कितना x प्लस 6, तो ये रहा अपने पास x प्लस 6, तो यहां जो जाएगा वो कैसे जाने वाला है माइनस का, तो 14 माइनस 6 जो बचेगा वो कितना बचेगा मुन्ना 8, कितना आएगा 8, ध्यान से ना, x प्लस 6 था अपना, माइनस अपने गलती से लिख दिया था, माइनस अंदर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, 14 माइनस 6 कितना बचेगा 8, 14 माइनस 8 कितना बचा 6, x लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो क्या होने वाला है, ध्यान देना, 8 6 48, x लिखा हुआ है, ये कितना है x प्लस 14, ये अपना आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर अब क्या बाकी रह गया है, तो भैया अभी हमने हेरोन्स फॉर्मूले से इस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हमें इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो दूसरे तरीके से फाइंड करना है, और दूसरा तरीका क्या होने वाला है, जरा ध्यान सुनना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगले प्रकार इसी पेज पे करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, जरा देखते हैं दूसरे पेज पे देखते हैं। हम देखेंगे कि भैया यहाँ पर जो ट्राइंगल था, मैंने कहा था 3 ट्राइंगल के फॉर्म में बन रहा है, कौन कौन सा, AOB, ध्यान सुनना है AOB, और फिर AOB, AOC और BOC, 3 ट्राइंगल अपने पास बन रहे हैं। हम क्या करने हैं, जरा ध्यान सुनना, हम फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे, बट अब तरीका दूसरा होने वाला है। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा नॉर्मल वाला, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2, या ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पहले इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, कौन सा ट्राइंगल हो गया अपने पास OAB, फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB प्लस एक और ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, तीनों ट्राइंगल को सम करेंगे, OAC OCB OAB, तीनों ट्राइंगल को क्या करना सम, और तीनों में एक चीज दे रखी है, ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC OAB मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका OAB का बेस देखो क्या है, ये रहा आपके पास OAB, अगर इस ट्राइंगल को ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गई हाइट, ये बेस और ये क्या हो गया हाइट, बेस कितना x प्लस 8 और हाइट कितनी है 4, तो अगर हम यहाँ देखें तो भैया AB बेस हो गया और OE क्या हो गया अपने पास हाइट, तो OE क्या हो गया हाइट, फिर देखना 1/2 OCB में, 1/2 OCB में फिर देखोगे तो ये क्या हो गया अपने पास बेस BC और हाइट क्या हो गई अपने पास OD, तो अगर हम देखेंगे तो BC बेस हो गया और OD क्या हो गई हाइट, इसी प्रकार 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट में बेस क्या हो जाएगा अपने पास AC और जो हाइट है वो क्या हो जाएगी अपने पास OF। सर इससे क्या होने वाला है, जरा ध्यान सुना, 1/2 AB कितना अपने पास, AB है x प्लस 8
OE कितना है अपने पास 4 प्लस 1/2, BC कितना है, BC 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 कितना है, ये रहा BC भैया, BC कितना है 14, तो भैया यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे अपन 14, और OD कितना है 4E प्लस 1/2, अगर हम देखें तो AC कितना है x प्लस 6, और OF कितना है फिर से 4, काटो मुन्ना, 2 2 जा 4, कितना बचेगा x प्लस 8 इंटू कितना बचा इधर 2 प्लस 2 2 जा 4, 14 2 जा कितना हो गया 28 प्लस 2 2 जा 4, तो इधर कितना बचेगा x प्लस 6 इंटू कितना बचा 2। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, ध्यान सुनना। फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई किया 2x, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 16, 28 लिखा हुआ है प्लस 2x का अंदर मल्टीप्लाई किया 2x कितना हो गया अपने पास 12। अगर हम इसको सबको प्लस कर लें तो 2 और 2 कितना हो गया अपने पास 4x, 16 28 कितना होता है, 16 28 कितना होता है, 16 28 कितना होता है 34 34 44 44, और अगर 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास 56, तो 4x प्लस कितना हो गया 56। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से आ रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ रहा है अपने पास ABC, इसको क्या नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हम बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 को साथ में रख करके देखें तो भैया फर्स्ट भी कह रही है आपसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह रही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये है, जबकि सेकंड कह रही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये है, मतलब दोनों एक ही बात कर रहे हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से मतलब 4x प्लस 56 किसके बराबर होने वाला है, अंडर रूट 48x x प्लस 14 के, मतलब बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 से फर्स्ट ये कह रही थी कि 40x प्लस x प्लस 14, और जो सेकंड है वो कह रही है कि भैया 4x प्लस 56 कैसे होने वाले हैं बराबर। अगर हमको इसको स्क्वायर रूट को हटाना है, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग, तो बोथ साइड क्या करेंगे अपन स्क्वायरिंग, तो ये बोथ साइड अपनी क्या हो गया स्क्वायरिंग, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 48x अंडर रूट क्या हो गया x प्लस 14, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। इधर भी 4 और 56 इसमें से 4 कॉमन आ सकता है, ले लो ज्यादा अच्छा है, जैसे 4 कॉमन लेंगे। अच्छा एक और चीज एक स्टेप हम अगर थोड़ा सा बाद में करेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, किसमें आसानी होगी कैलकुलेशन करने में, जरा ध्यान सुनना है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। क्या कर रहे हैं ध्यान सुनना, यहां से 4 कॉमन लेता हूं, 4 कॉमन लिया कितना है x प्लस कितना बचेगा 4 1 जा 4 4 4 जा 16, इधर देखना 48 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो 48 का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा 48 का अगर स्क्वायर निकालूंगा तो इसको क्या कर सकता हूं मैं 16 इंटू 16 इंटू क्या 12 इंटू 12 4 जा नहीं हाँ 48 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 16 12 4 जा 48 12 4 जा 48, 4 का स्क्वायर कितना होता है, इसको एक और कर सकते हैं अपन, इसको 16 3 जा कर सकते हैं, 16 3 जा 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, अंडर कितना बचेगा 3, मतलब अगर मैं 48 को बाहर निकालूंगा तो 4 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा अपने पास 3x x प्लस 14, समझे। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। अब अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, x प्लस क्या लिखा हुआ है इधर 14, और इधर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो बचने वाला है वो अंडर रूट 3x प्लस क्या बचने वाला है x प्लस 14 का क्या होने वाला है स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाले रूल से आपको सोल्व करना है। इधर स्क्वायर कितना बचेगा अपने पास 3x, अंदर क्या बचा x प्लस 14, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर लिखा हुआ है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 2 14 से कितना हो गया 28x, इधर देखोगे 3x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 14 3 जा 42x। अगर हम देखें अब यहाँ पर ध्यान सुनना, x स्क्वायर लिखा हुआ है, 3x को उठा के इधर लाओ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 196 लिखा हुआ है, ये 196 प्लस कितना हो गया 28x, ये प्लस का इधर आया तो किसका हो गया माइनस का 42x इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान दें तो 3x स्क्वायर में से 1x गया माइनस का 2x स्क्वायर, 48 में से 28 का कितना बचेगा अपने पास 14x, और 196 अपने पास लिखा हुआ इज इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर माइनस के नहीं होना, 2 से भी डिवाइड हो रहा है माइनस से भी डिवाइड हो रहा है, तो माइनस 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना बचेगा x स्क्वायर, इसको डिवाइड करा कितना आएगा 7x, इसको डिवाइड करा कितना आएगा माइनस का 1 2 9 से 18, और कितना बचेगा 2 8 से कितना हो जाएगा 98, 2 से डिवाइड कर दिया अपन इसको। अब फिर 7 को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करो कि भैया 98 आ जाए,
तो भैया 98 कौन कौन से टेबल में आता है देख लो। 98 को अगर फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा 2 और 4 9, फिर इसको 2 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 जा 49, फिर 7 से करोगे 7 7 जा 49। तो अगर हम देखें तो हमारे जो फैक्टर वो कैसे बन रहे हैं, 7 2 जा 14 और 14 में से 7 दो, तो ये कितना हो गया 14 और 14 7 जा 98। 14 में 7 माइनस करो कितना बचेगा 7। तो अगला जो है आपका पड़ाव क्या होने वाला है 14 माइनस 7 एक्स माइनस कितना हो गया 98 इक्वल टू 0। अगली स्टेप आपको ध्यान है एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 98 इक्वल टू 0। दो दो के क्या बनाना है आपको पेयर, x जैसे आप कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा x प्लस 14 माइनस 7 अगर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉरी हाँ x माइनस x प्लस 14। अगर हम देखेंगे तो x प्लस 14 क्या आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल टू भी 0 पुट करना है और x प्लस 14 इज इक्वल टू भी क्या पुट करना है 0। आसानी से आपका जो x का आंसर वो कितना आ जाएगा 7 और जो इधर आएगा वो क्या आएगा माइनस का 14। फिर अब समझने वाला कॉन्सेप्ट फिर से कि भैया जो प्लस में आंसर होता है वही आपका आंसर होगा, माइनस वाला आंसर तो आपका हो नहीं सकता। तो अभी भी आपकी साइड नहीं आई है सर, इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया, x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 7, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके अभी हमको जो वैल्यू फाइंड करना है वो हमको पूरी साइड की वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास x कितना आ रहा है 7, तो अगर हम AB की बात करेंगे, AB कितना अपना x प्लस 8, इसका मतलब 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा अपने पास मुन्ना 15। हमें बात करनी है AC की, AC कितना अपने पास x प्लस 6, x कितना है 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा मुन्ना 13। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, CBSE में तो खास करके पूछा जाता क्वेश्चन है। तो भैया ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भैया प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center of a circle। हमें प्रूफ करना है कि भैया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिस पर कि एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर मतलब अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, जल्दी से आप देख लीजिएगा, आपका चैप्टर भी खत्म होने वाला है। तो अगर हम देखें कि भैया हमारे पास एक सर्कल है जिस पर एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी और डी है, हमें प्रूफ करना है कि ये सेंटर अगर हमारा ओ है तो क्या करना है। तो हमें ये करना है, ध्यान सुनना, कि ये जो साइड है अपोजिट, किसकी बात कर रहे हैं हम, अपोजिट साइड AD BC या फिर AB CD सर्कल पर सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करते हैं। मतलब AB और CD दोनों मिला करके अगर सम करेंगे तो 180 होगा, और अगर AOD ये वाला या BC के द्वारा BOC इसका सम करेंगे तो 180 होगा। ऐसा हमको प्रूफ करके उसको बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो फिर से यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ पर क्या सपोज कर लेंगे S। PQRS क्या हो गया टच पॉइंट, देखेंगे तो यहां से रेडियस 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 और क्या होने वाली है रेडियस। अब समझने वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। अगर ये सेम देखो सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट सेम होती है तो इसके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे सेम, मतलब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होंगे। इसी प्रकार एंगल 3 और 4 भी कैसे होंगे इक्वल, 5 और 6 भी कैसे होंगे इक्वल, और 7 और 8 भी कैसे होंगे इक्वल। सर ये क्या कर दिया आपने, भैया किया कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन इतना सिंपल है कि इसके द्वारा जो एंगल यहाँ बन रहा है वो इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना है। हम अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके अपोजिट अगर टेंजेंट सेम है तो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे सेम, मतलब एंगल 1 और 2 इक्वल हो रहे हैं। देखना ध्यान से, गिवन दैट क्या होने वाला है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, इज क्या है अपने पास क्वाड्रिलेटर। फिर हम देख रहे हैं कि भैया हमें क्या प्रूफ करना है, तो वी प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है कि भैया एंगल AD और BC के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर वो सप्लीमेंट्री होता है। मतलब AOD प्लस BOC एंगल BOC इनका दोनों का जो सम आ रहा है वो 180। इसी प्रकार AOB या AOB प्लस DOC इसका जो सम आ रहा है वो भी कितना आएगा 180। इसके लिए क्या करेंगे, नाउ ध्यान सुनना है जल्दी से फटाफट। हमें ध्यान है कि सिंस
फ्रॉम पॉइंट ए से अगर ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं या इससे ले लेते हैं, डीपी और डीएस कैसे बने इक्वल, डीएस और डीपी कैसे होने वाले हैं इक्वल, डीएस और डीआर कैसे होने वाले हैं इक्वल। तो इनके अपोजिट एंगल 1 और 2 भी कैसे होंगे इक्वल, क्योंकि साइड के अपोजिट एंगल जो कैसे होते हैं इक्वल, अगर इक्वल साइड है तो उनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे इक्वल। इसी प्रकार 1 और 2 इक्वल है, तो सिमिलर अगर हम देखेंगे तो 3 और 4 भी कैसे होने वाले हैं इक्वल, 3 और 4 भी कैसे होने वाले इक्वल, 5 और 6 भी कैसे होने वाले हैं इक्वल, 5 और 6 भी कैसे होने वाले इक्वल, 7 और 8 भी कैसे होने वाले हैं इक्वल, 7 और 8 भी कैसे होने वाले हैं इक्वल। ध्यान से, ऐसा क्यों, साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे इक्वल। इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सबको सम कर दो, या फिर हमको बताया कि राउंड एंगल का जो सम होता है, जो राउंड एंगल होता है उसका जो सम होता है वो कितना होता है 360, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, सबका सम करेंगे तो कितना होगा 360। अभी आपने कहा कि 1 और 2 इक्वल है, 1 को रिप्लेस करो, क्या रखो सिर्फ यहाँ पर 2, तो देखो 1 को रिप्लेस करा तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2 प्लस 2, देखना 3 को रखना है, 4 को रिप्लेस करो, 4 को रिप्लेस करो किससे होगा 4 से 3 से होगा, तो यहाँ पे 3 प्लस कितना हो गया अपने पास 4, 5 को नहीं रखना है, किसको रखना है 6, और क्योंकि अपोजिट एंगल में कौन रहा है 2 और 3, इधर क्या आएगा 7 और 6, इसको रखना है, तो हम क्या करेंगे 5 को रिप्लेस करेंगे, किसको रखेंगे 6 को, 5 किससे रिप्लेस होगा 5 किससे रिप्लेस होगा 6 से, तो ये 6 प्लस कितना हो गया एंगल 6, 7 को रखना है और 8 को रिप्लेस करो, तो 8 किससे रिप्लेस होगा 7 से, ये किससे रिप्लेस हो गया 7 से, इक्वल टू कितना हो गया 360। मुन्ना ध्यान समझने वाली है, 2 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार एंगल 2, फिर इसी प्रकार 3 और 3 कहाँ गया, 4 को रिप्लेस करना है 3 से, तो ये कर दिया अपन ने 3, तो 3 और 3 भी कितनी बार आ रहा है 2 बार, इसको कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ पे भी क्या बचेगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा 7, इक्वल टू कितना हो गया 360। सर क्या किया आपने, 2 बार आ रहा है, एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर, मैंने 2 क्या ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 7। अब क्या करना है, तो भैया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 को 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में कैंसिल करो, कितना आएगा आपके पास 180। इसका मतलब 2 और 3 एंगल 2 और 3 प्लस 6 और 7 एंगल 6 और 7 कितना हो रहा है 180। जरा ध्यान से देखो तो क्या है, 2 और 3 क्या है AOD, 2 और 3 क्या है AOD प्लस 6 और 7 क्या है, 6 और 7 क्या है BOC, क्या है अपने पास BOC। देखो दोनों का सम कितना आ रहा है 180, और अभी हमको यही प्रूफ करना है कि भैया जब दो एंगल का सम करो अपोजिट एंगल का अपोजिट साइड के द्वारा वो कितना आ जाए 180, इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल होने वाले हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस प्रकार से मुन्ना जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाती है खत्म, हमारा जो पूरा चैप्टर है वो भी क्या हो गया है खत्म। जहां तक मुझे लगता है अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर लेंथी जरूर हो गया है, लेकिन अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपका पूरा चैप्टर क्या होने वाला है कंप्लीट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जय हिंद दोस्तों।